हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। साथियों, आपका स्वागत है द स्मार्ट विजन क्लासेस पर। साथियों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंतर्गत नेट, केवीएस, डीएसएसबी, एस्टेट, बिहार एस्टेट सबके लिए जो है आपको रीजनिंग की फ्री ऑफ कॉस्ट ये मैराथन क्लास दी जा रही हैं। साथियों, इसके अंतर्गत आपने पिछली क्लास में देखा, मैराथन में वैसे साथियों बहुत सारे टॉपिक जो है मैराथन के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और अच्छे अच्छे टॉपिक जो हैं कंप्लीट हो रहे हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो अभी आपके लिए और भी लाए जा रहे हैं। और साथियों, जितने भी टॉपिक आपकी रीजनिंग के बनते हैं जो अभी तक आपके एग्ज़ाम में या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे, वो सारे टॉपिक जो है इसके अंतर्गत आपको इस मैराथन क्लास में दिए जाएंगे। साथियों, आप देखिए, मैराथन क्लास का मतलब ये होता है कि साथियों आप बहुत डीप आप इसके अंतर्गत नहीं पढ़ सकते, बट जिन लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है तो उनका रिवीजन इस क्लास के अंतर्गत हो जाता है। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा कि रिवीजन जो रहेगा आपका बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। और दूसरा ये भी है कि आप जब क्लास लेते हैं तो क्लास लेने से एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको नए नए एग्जाम को देखने को मिलेंगे। और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो सारे ही आपको एक ही मैराथन क्लास के अंतर्गत कवर किया जाएंगे। साथियों, देख लीजिए, अगर आपको कुछ ऐसे एग्जाम है जिनकी फ्री ऑफ क्लासेस जो है हमारे ऐप के अंतर्गत चलाई जा रही हैं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, प्ले स्टोर पे जाके द स्मार्ट विजन क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करके फ्री क्लास के अंतर्गत एक ऐप के अंदर एक पार्ट बना हुआ है, उस पार्ट में जाएंगे। वहाँ आपको जो भी फ्री ऑफ क्लासेस जो बैच लॉन्च किए गए वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड हो जाएंगे और उन बैच को आप उस बैच में आप रजिस्टर्ड हो जाइए और आप रेगुलर क्लास लीजिए। तो इन्हीं की बातों को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। साथियों, देखिए, हम लोगों ने पिछली क्लास के अंतर्गत कुछ टेक्निकल इशू आने की वजह से क्लास को वहीं पर रोक दिया गया था। तो साथी, आज फिर हम उसी टॉपिक से आगे स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा था सिटिंग अरेंजमेंट का, और सिटिंग अरेंजमेंट आप सभी समझ सकते हैं एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपका एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर ही आता है। और साथियों, इतना लेंदी प्रोसेस होता है इसका करने का कि बहुत सारे बच्चे उसको कर नहीं पाते हैं। उनको ये लगता है कि इतना क्वेश्चन हम पढ़ेंगे उतनी देर में दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हम साथियों ये कहते हैं कि आपके लिए, अगर आपके पास समय है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस है या आपको अगर वो टॉपिक अच्छे से तैयार है, तो आपके लिए वो जो होता है टॉपिक उसे या उस क्वेश्चन को लगाना कठिन नहीं होता है, आप आसानी से कर पाएंगे। और अगर लगता है कि समय इसमें ज़्यादा लग रहा है तो उस सिचुएशन पे आप काम क्या कर सकते हैं कि उस टॉपिक को आप छोड़ दीजिए और एग्जाम में लास्ट में जो समय बचता है उस टाइम उस टॉपिक को लगा सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास समय होता है लेकिन आपको करने का तरीका नहीं पता होता। तो इस तरीके के सारे क्वेश्चन जो हैं आपके आने वाले एग्जाम में, अगर वो उस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे तो वो आप कैसे करेंगे, वो सारे टॉपिक जो है आपके इसी मैराथन क्लास के अंतर्गत आपको कवर करवाए जा रहे हैं। साथियों, चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन बने हैं और लगभग हर एक एग्जाम में डीएसएसबी में साथी तो 1 से 2 क्वेश्चन तो हैं आपके इस टॉपिक से जरूर ही पूछे जाते हैं। और जितने लोग नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी पता होगा साथियों कि इससे टॉपिक से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक पर ध्यान देते हुए हम लोग इस टॉपिक को हम लोग करते हैं। तो ये टॉपिक का पूरा नाम क्या है, क्रम एवं बैठने की व्यवस्था, यानी कि जो दिया गया है सीक्वेंस एंड सिटिंग अरेंजमेंट। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक केंद्र की ओर इशारा करते हुए 8 व्यक्ति या 8 दोस्त हैं जो सेंटर टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं। ये इसके दाएं बैठा है, वो उसके बाएं बैठा है। बाद में उससे क्वेश्चन बन जाता है कि राम के बगल में कितने व्यक्ति हैं, ए के बगल में कितने व्यक्ति हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे। कभी कभी ये है कि जैसे 2 लोग ताश खेल रहे हैं तो एक दूसरे का आमने सामने फेस है, तो उनके बगल में एक ये बैठा है तो किसके बाएं पे कौन बैठा है। ऐसे करके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिटिंग अरेंजमेंट में बनते हैं और हमने इस तरीके के क्वेश्चन आपको करवाए भी थे। देखिए, पिछली क्लास में शायद हम लोगों का यही क्वेश्चन चल रहा था और इसी क्वेश्चन के बाद जो है अपनी क्लास शायद डिसकंटिन्यू हो गई। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फिर से क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करते हैं। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपको बेसिक से पहला क्वेश्चन से ही आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ से देख लीजिए आप क्वेश्चन साथी क्या दिया गया है। पहले तो हम थोड़ा सा
इस आपको क्वेश्चन को समझाते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखा है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दे रखा है कि जो 6 सहेलियां हैं, ऋचा है, शोभना है, उर्मिला है, स्वर्णा है, पूर्णिमा और काव्या है, तो कभी भी इस तरीके से दिया जाए तो इसको पहले थोड़ा सा एक सेंटेंस पढ़ लेते हैं, अगर उससे कोई अर्थ निकलता है तो हम उसको पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे? जैसे ये लिखा हुआ कि 6 सहेलियां हैं जो किसी पार्क में एक बेंच पर बैठी हैं, उन सभी के मुख दक्षिण की ओर हैं। ये लिख दिया गया। यानी कि अगर आपको डायरेक्शन वाले आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपको ये पता होगा कि यहाँ ईस्ट होता है, इस जगह वेस्ट है, इस जगह नॉर्थ है, इस जगह साउथ है ना, ये डायरेक्शन रहती है। तो डायरेक्शन अगर आपको पता है तो यहाँ पे आपको पता है कि ये दक्षिण होता है कि नहीं दक्षिण? ठीक, ये अगर दक्षिण है तो उसने क्वेश्चन में क्या दे रखा है साथी, कि जो ये लड़कियां हैं वो दक्षिण की तरफ अपना फेस करके बैठी हुई। तो अब हमें ये देखना होगा कि दक्षिण हमारा कौन सा डायरेक्शन होता है। तो आपको हमने बताया कि दक्षिण ये है। तो कितनी सहेलियां हैं? 6 सहेलियां। तो 1 2 तो हो गई, 3 4 5 6, ये टोटल 6 सहेलियां हैं। अभी हमें ये नहीं पता कि वो 6 सहेलियां हैं किस बेस पे बैठी है, कि कौन सी कहाँ पे किस जगह पे बैठी है। ये जब हम क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे तब हमें इस चीज़ का समझ में आएगा। लेकिन उसने ये बता दिया कि 6 सहेलियां हैं और जो दक्षिण की तरफ फेस करके बैठी हैं, और दक्षिण हमारा डायरेक्शन कहाँ है? साउथ का डायरेक्शन ये है। यानी कि उनका फेस कहाँ है? नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ है, तो यानी कि हम लोग अगर देखेंगे तो ये अगर एरिया जो होगा ये किसको डिपेंड करेगा? ये एरिया इन लड़कियों के लिए क्या होगा? तो आप कहोगे देखिए ये हो जाएगा, देखिए दोनों ठीक बगल में बैठी, चौथे स्थान में बैठी हैं, ठीक है। तो ये बायां है, ठीक है, और इधर अगर जाओगे तो ये दायां होगा। इन्हीं 2 चीजों को ध्यान देना है बस हमें। क्यों? क्योंकि इनका फेस कहाँ है? साउथ की तरफ। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। उन सभी के मुख दक्षिण की ओर है। लिखा है यहां से देखिए, पूर्णिमा और ऋचा के बीच केवल 4 सहेलियां बैठी हैं। तो इसने क्या बोल दिया? पूर्णिमा और ऋचा के बीच केवल 4 सहेलियां। अब देखिए पूर्णिमा और ऋचा को कहाँ माना जाए कि उनके बीच में 4 सहेलियां बैठ जाएं? तो आप देखिए अगर यहाँ पे पूर्णिमा होगी और यहाँ पे ऋचा होगी तो उनके बीच में 4 सहेलियां होंगी। यानी कि पॉइंट के लिए देख लीजिए कि आप अगर पूर्णिमा यहाँ है और ऋचा यहाँ पे, आर हमने मान लिया ऋचा को, पी को मान लिया पूर्णिमा, अगर ये दोनों हैं यहाँ पे, या एक पोजीशन क्या हो सकती है कि ऋचा यहाँ हो सकती है, पूर्णिमा यहाँ हो सकती है, यही 2 पोजीशन होंगी, तभी तो इनके बीच में 4 सहेलियां बैठी होंगी। तो हमने उसके बाद क्या लिखा है? स्वर्णा जो है पूर्णिमा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। स्वर्णा किसके? पूर्णिमा के। तो आप देखिए अगर पूर्णिमा को हम इधर मानेंगे तो बाईं ओर कोई नहीं है, यानी कि पूर्णिमा हमारी यहीं रहेगी। ये कंफर्म हो गया। देखिए ये कंफर्म हो गया कि जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा का दिशा कौन सा रहेगा? यही रहेगा, ये पूर्णिमा रहेगी, और ये कहाँ रहेगी? ऋचा, ये ऋचा रहेगी। ठीक है, ये कंफर्म हो गया कि नहीं? कैसे हो गया? क्योंकि अगला सेंटेंस जब हमने पढ़ा तो उसी से पता चल गया कि ये जो है हमारी ऋचा रहेगी यहाँ पे। तो देखिए ये पूर्णिमा है और ये क्या है? ऋचा है। ठीक, अब ये कह रही है कि जो स्वर्णा है पूर्णिमा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पे कौन है? तो आप कहोगे सर स्वर्णा है। ठीक है, तीसरे स्थान पे स्वर्णा हो गई। अब और आगे चलते हैं। लिखा है तीसरे स्थान पर स्वर्णा बैठी है, ऋचा और स्वर्णा दोनों ही काव्या के ठीक बगल में बैठी हैं। अब जरा ये बताओ, ऋचा और स्वर्णा दोनों काव्या के ठीक बगल में बैठी, तो अगर काव्या सेंटर पे होगी तभी तो ये एक दूसरे के बगल में होंगी। देखिए बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। साथियों हम चाह रहे हैं कि आप लोग, अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करिए, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो रिप्लाई करिए। और देखिए ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं साथ में तो हमें आपके कमेंट भी चाहिए। तो कमेंट जब होंगे तो हमें पढ़ाने में आपको मजा आएगा और क्वेश्चन जो होंगे वो आपको समझ में भी आएंगे अच्छे से। चलिए उसने क्या दिख रखा है कि तीसरे स्थान पर बैठी है, बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है ऋचा और स्वर्णा दोनों काव्या के ठीक बगल में बैठी हैं। जो ऋचा और स्वर्णा है काव्या के ठीक बगल में बैठी, यानी कि ये पॉइंट आ गया कि इस जगह काव्या बैठी है। ठीक, जब काव्या यहाँ बैठी होगी तभी ये ध्यान देना आप, जब काव्या यहाँ बैठी होगी तभी ये ऋचा और स्वर्णा के बगल में होगी। तो ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ से शुरू करते हैं। लिखा है पूर्णिमा और शोभना दोनों उर्मिला के ठीक बगल में बैठी हैं। अब देखो क्या पूर्णिमा और शोभना, यानी कि पूर्णिमा जो है शोभना
दोनों ही उर्मिला के ठीक बगल में, यानी कि उर्मिला हमारी कहाँ पे आएगी, यहाँ पे उर्मिला आएगी, है ना। और काव्या, पूर्णिमा जो है, पूर्णिमा शोभना दोनों उर्मिला, यानी शोभना हमारी कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। तो देखिए कितना आसान था क्वेश्चन, बस इतना ही था। देखो क्या कहता है कि जो उर्मिला है पूर्णिमा और शोभना के ठीक बगल में बैठी है, तो उर्मिला अगर सेंटर पे रहेगी तभी इसके बगल में भी होगी और इसके बगल में भी होगी। इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में आगे क्या आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में जानना क्या चाह रहा है वो देखो। उसने लिखा है कि निम्न में से कौन उर्मिला के बाईं और चौथे स्थान पर बैठी है। तो उर्मिला हमारी कहाँ है, यहाँ, ठीक है। यहाँ से बायां कहाँ है, ये, तो बाएं और चौथे पे कौन बैठा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन था भाई, तो आप देखोगे चौथे स्थान पर कौन आ गई, ये ऋचा आ गई। चौथे स्थान पर कौन है भाई, यहाँ से जो ऋचा है हमारी वो चौथे स्थान पर है। तो आंसर क्या होगा इसका, जो उर्मिला के बाएं और चौथे स्थान पर है उसका आंसर क्या होगा, ऋचा, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही होगा, ठीक है। कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, साथ ही इतने लोग जुड़े हुए हैं, हम सबसे रिप्लाई चाह रहे हैं, आप सारे लोग रिप्लाई दीजिए। रिप्लाई नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा साथियों पढ़ाने का, है ना। क्योंकि हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या दिए जा रहे हैं वो आपको समझ में आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और वो कैसे हमें पता चलेगा, जब आप रिप्लाई दोगे। तो रिप्लाई हमें सभी का चाहिए, ठीक है। चल रही है हमारी क्लास, आपको सब लोगों को दिख रहा होगा, लाइव हैं कुछ बच्चे, लेकिन हमें रिप्लाई चाहिए सभी का साथियों, सारे लोग रिप्लाई दीजिए। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो हमें सबका रिप्लाई चाहिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अगर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आपको यहाँ से पता चल गया क्वेश्चन में क्या पूछा गया। अब आपको ये देखिए, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इस तरीके से इतना समय दिया, लेकिन आप अगर जब एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है तो आप सबके शॉर्ट फॉर्म लिखिए। पूर्णिमा को जैसे पी माना, उर्मिला को यू मान लिया, शोभना को यस, तो इस तरीके से करोगे आप अपने आप ही जो है बहुत कम समय में इस तरीके का ग्राफ बना के आसानी से कर पाओगे। ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो हमने आपको समझाने के लिए कि दक्षिण का डायरेक्शन ये है तो दक्षिण की तरफ फेस करके अगर कोई बैठा है तो कैसा बैठा होगा। तो आप इसके लिए आप ये जो ना क्लियर रहेगा आपको, ठीक है। आवाज़ सभी को आ रही होगी आई होप, अगर नहीं आ रही है तो कोई रिप्लाई करिए, आवाज़ ठीक से आपको सभी को आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन साथियों लिखा हुआ है कि 7 व्यक्ति हैं। अब पढ़ते जाइएगा आप, लिखा ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं। तो सभी को पता है कि डायरेक्शन उत्तर की कौन सी है, हमने बताया ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। और नॉर्थ की डायरेक्शन कौन सी है हमारी, इसी को हम उत्तर की डायरेक्शन बोलते हैं। यानी कि जो 7 व्यक्ति बैठे हैं उनका फेस किधर है, उसने बोला उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो यहाँ पॉइंट पे ध्यान दीजिए, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं कितने व्यक्ति, 7 लोग। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको जरा देख लीजिए। हमने देखा कि एक पहले तो हमने सीधी लाइन ले ली, है ना, ये इस तरीके से एक लाइन ली, पहले उसको कलर को हम चेंज कर लेते हैं, ठीक। चलिए देखो क्या किया हमने, एक ये सीधी लाइन ली, ठीक। और इनका फेस किस साइड है, तो हमने देखा 7 लोग हैं, 1 2 3 4 4 5 6, है ना, 6 लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक और है। चलिए एक को हमने और ले लिया, इस तरीके से ये हो गए टोटल 7 लोग, ठीक। ऐसे 7 लोग बैठे हुए हैं। जब ये 7 लोग बैठे हुए हैं तो उसने ये नहीं बताया है कि फेस, उसने बता दिया है कि सबका कैसा है भाई, फेस उसने बता दिया सबका उत्तर की तरफ है। तो कौन किस डायरेक्शन में बैठा है, यानी फेस सबका उत्तर की तरफ ही है, लेकिन ये हमें देखना है कौन किसके बगल में बैठा है। तो ये जब आगे पढ़ेंगे तो हमें वो पॉइंट समझ में आएगा। लिखा है ए जो है, ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ए और जी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो हमें अभी नहीं पता है कि हमें ए और जी कहाँ मानना है। तो हमने यहाँ पे ए लिखा और जी लिखा, इनके बीच में 1 2 3 ऐसे करके लिख दिया, यानी कि हमने पॉइंट बना लिया। उसके बाद आगे चलते हैं, लिखा ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं। अब एक चीज ये समझ लो, ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, तो अगर ए हम मान लेते हैं कि यहाँ पे है अगर ए, तो जी कहाँ पे होगा, 3 व्यक्ति हैं, तो यानी कि जी इस जगह हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसने एक पॉइंट ये बोल दिया, वैसे तो हम जी यहाँ पे भी मान सकते थे, हमने ये मान लिया एक तरीका ये कि जी यहाँ पे ए यहाँ पे, लेकिन एक पॉइंट देखो,
उत्तर की तरफ बैठे हैं, यानी कि हमारा जो बायां होगा वो इसका बायां होगा, हमारा जो दायां होगा वो इनका दायां होगा। तो उसने क्या कहा, जी के ठीक बगल में नहीं लिखा ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो अगर ए देखो आप, ए के बाईं ओर कोई है क्या, आप इधर देखो 2 व्यक्ति केवल तो है नहीं, 1 2 3 4 5 6, 6 व्यक्ति हैं ए के बाईं तरफ, अगर हमने ए यहाँ माना। लेकिन हमने अगर ए यहाँ माना तो ए के बाईं तरफ कितने व्यक्ति हो गए, 1 2, यानी कि ये वाली कंडीशन जो है हमारी फॉलो कर रही है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, हम ये मानेंगे कि देखिए ए हमारा इधर है, ठीक है, ए हमारा कहाँ है, यहाँ, और जी यहाँ है, तभी ये सिचुएशन फॉलो करेगी कि ए के दाईं तरफ बाईं तरफ 2 व्यक्ति हैं। तो ये क्लियर हो गया, ए के बाईं तरफ केवल 2 व्यक्ति, ये कंफर्म हो गया। अब लिखा है एफ जी के ठीक बगल में नहीं बैठा है। एफ कह रहा है कि ठीक जी के बगल में नहीं बैठा है, यानी कि एफ यहाँ पे नहीं हो सकता है, एफ है ना, एफ यहाँ पे नहीं हो सकता है, क्लियर हो गया। ठीक है, एफ और ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा, जो एफ है वो ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब ई के दाईं ओर दूसरा स्थान कौन सा होगा, देखो अगर हम ई यहाँ पे मान रहे हैं तो दूसरा स्थान एफ का इधर आ जाएगा, लेकिन ये मानता है कि एफ यहाँ पे नहीं बैठा है जी के बगल में, यानी कि अगर हम ई को यहाँ मान लें, जैसे हमने ई को इस जगह मान लिया, तो देखिए ई के बाद पहला ये है, दूसरा ये, यानी कि एफ यहाँ पे बैठा है, ये दूसरे स्थान पर बैठा लिखा है ना, एफ ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो पहला ये दूसरा ये तो यहाँ पे सत्य हो सकता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ई यहाँ पे हो गया, एफ यहाँ पे हो गया। अब देखो लिखा है सी जो है बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, जो सी जो है बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो आप देखो बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, किसके, सी जो है बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, सी बी के दाईं ओर, तो बी यहाँ पे अगर होगा तो हमारा सी यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं, अगर यहाँ पे हो जाएगा सी, तो देखिए बी के ठीक बगल में दाईं ओर सी बैठ गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, ठीक बगल में बैठा, पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन है, अब देखिए बचा कौन सा इसमें है, तो आप देखोगे ए बी सी डी नहीं इसमें कहीं हुआ है, यानी कि डी यहाँ पे हो गया, पोजीशन डी की कहाँ आ गई, यहाँ। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखो हमने सबकी पोजीशन यहाँ पे आपको क्लियर कर दी। जो साथी जुड़े हुए हैं, हमें आप सबका रिप्लाई चाहिए, आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आंसर दीजिए, पॉज करके इस क्वेश्चन को करिए, टफ लग रहा है तब समझने की कोशिश करिए। पहले क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं, इस लेवल के ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सोचोगे कि एकदम सिंपल पूछ लिए जाते हैं, नहीं साथी, इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। आप देखिए लेवल, आप जो नेट जेआरएफ का पेपर दे रहे हैं, डीएसएसबी का पेपर दे रहे हैं, वो समझ सकते होंगे कि जो सिटिंग अरेंजमेंट के पेपर इसी तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, लिखा है अब पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो देखिए हमने आपको बताया कि बायां ये है ना, ये बायां है, ये दायां है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि बाएं सिरे पे कौन बैठा, तो देखिए ये बायां सिरा पे डी बैठा है, ठीक है, और दाएं सिरे पे कौन बैठा है, जी बैठा है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि पंक्ति के बाएं सिरे पे कौन बैठा है, यानी कि आंसर डी होना चाहिए। तो डी ऑप्शन 1 में आ रहा है, ए में देखिए डी आ रहा है, सबको दिख रहा है कि नहीं, ए का ऑप्शन आंसर क्या आएगा, ए आएगा। क्वेश्चन 2 का आंसर क्या आएगा, ए, यानी कि डी जो है हमारा कहाँ बैठा है, बाएं सिरे पे बैठा है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं। काफी लोग जुड़े हुए हैं लेकिन रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, इसका क्या मतलब समझे हम, आपको चीजें समझ में नहीं आ रही क्या, आ रही हैं तो आप रिप्लाई दीजिए। कैसा लग रहा है पेपर का लेवल और किस तरीके के क्वेश्चन हैं, अगर ये करवा रहे हैं आपको समझ में आ भी रहे हैं कि नहीं। देखिए यही इसकी ट्रिक है, इससे ज़्यादा इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि आप जब तक सेंटेंस को पढ़ेंगे नहीं, एक स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को पहले भरेंगे, फिर दूसरा स्टेटमेंट आया उसको पढ़िए, तीसरा पढ़िए, उस हिसाब से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे। जो साथी हमारे रेलवे के, बैंक की और इन सब की भी तैयारी करते हैं, तो उनके लिए ये क्वेश्चन, जो जिस तरीके हम क्वेश्चन दे रहे हैं उन्हें ये बहुत आसान लग रहे होंगे। और साथ ही जो लोग केवल टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है उन्होंने इस तरीके के टफ क्वेश्चन अभी तक ना किए हों, लेकिन आपको बता दें कि सिटिंग अरेंजमेंट या क्रम में बैठने के, जो बैठने का क्रम है उससे इस तरीके के क्वेश्चन ही बनते हैं। और साथ ही लोग सब छोड़ के चले आते एग्जाम में, क्योंकि वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते कि करना कैसे है। अगर वो कर भी पाते हैं तो क्वेश्चन के आंसर गलत भी हो जाते हैं। तो इनको किस ढंग से करना है, कैसा, क्या इसका एक सिंपल लॉजिक है, क्या तरीका है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए साथी लोग, सारे लोग जुड़े हुए हैं, और इतने लोग जुड़े हुए हैं, इतने लोगों ने व्यू कर लिया है, लेकिन लाइक कोई नहीं कर रहा है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्या कह रहा है क्वेश्चन 3? देखिए क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है, पढ़ते जाइए फिर समझते जाइए। लिखा है, ये क्या हो गया, क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है कि 5 जो है छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं। अब देखो ये, अब आपको ये क्वेश्चन लगेगा, हेलो भैया शिवम जी, जी कैसे हैं आप? शिवम जी हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? आप कल भी जुड़े हुए थे, आज भी जुड़े हुए हैं, अगर यानी कि आपको क्लास थोड़ी समझ में आई है या सही लग रही होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम ठीक हैं, आप कैसे हैं बताइए। लिखा है 5 छात्र एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, सुनील ना तो आस्था के और ना ही श्याम के बगल में बैठा हुआ है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपके सिटिंग अरेंजमेंट में तो आते ही हैं। अब आप देखिए अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे और आपको ये लगता होगा कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन करवाए हैं वो भी आते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, लिखा है 5 छात्र एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। कितने छात्र बैठे हुए हैं? 5 छात्र। तो पंक्ति आपने एक बना दी, ये लिख लीजिए, एक पंक्ति हमने बना दी, ये एक पंक्ति है, ठीक। इसमें कहता है 5 छात्र बैठे हुए हैं, ठीक, 5 छात्र हैं एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। सुनील ना तो आस्था के और ना ही श्याम के बगल में बैठा है। तो ये ध्यान देना है कि सुनील जो एक व्यक्ति है, बहुत स्लो चल रहा है, क्या बात है भाई? रुकिए 1 मिनट, जरा एक बार फिर से इसको हम कनेक्ट करते हैं। सोर्स की ही प्रॉब्लम है कि बोर्ड की प्रॉब्लम है? नहीं, यहाँ तो ठीक चल रहा है, इसका मतलब यहीं कोई समस्या आई हुई है। कोई बात नहीं, एक बार फिर से हम इसको ओपन कर लेते हैं। हाँ ठीक है, चलिए। लिखा हुआ है सुनील जो है ना तो आस्था के और ना ही श्याम, यानी कि सुनील, यहाँ कोई आस्था है, इसके बीच में कोई बैठा होगा, सुनील जो है यहाँ पे, और वहाँ बीच में कोई श्याम बैठा होगा, है ना। इन दोनों के बीच में सुनील नहीं बैठा है, उसने बोल दिया बगल में। आस्था श्याम के बगल में बैठी है, आस्था से बोला सुनील, देखो श्याम के बगल में बैठी है आस्था, ठीक है। हमने क्या बोला, आस्था जो है, मान लेते हैं कि आस्था यहाँ है और श्याम यहाँ है, ठीक है, श्याम के बगल में बैठी है और वह पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठी है। तो बायां सिरा पंक्ति का कौन सा होगा? ये वाला, ये होगा दायां। देखो पहले तो यही चीज आपको कंफ्यूज होती है, जब कभी ये डिस्टेंस ना दी जाए कि आप उत्तर की तरफ बैठे हैं कि दक्षिण की तरफ बैठे हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन पे मंजीत और अमित, चलिए ठीक है, वो अभी समझ में आएगा। तो उस सिचुएशन में हमेशा आप ये देखिए उत्तर की तरफ ही माना जाएगा। अगर वहां डायरेक्शन दे दिए कि दक्षिण की तरफ फेस है कि उत्तर की तरफ फेस है, तो उस सिचुएशन पे आप क्या मानोगे? उत्तर की तरफ ही मान के चलिएंगे। तो हमारा ये बायां होगा, ये ध्यान दो, और यहाँ पे ये दायां होगा, ठीक। तो क्या बोला उसने? ये बोला कि आस्था श्याम के बगल में बैठी है और वह पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठी है। तो देखिए यहाँ पे ये कंफर्म हो गया कि आस्था जो है बाएं सिरे पे जब बैठी है तो बायां सिरा तो हमारा ये है, यानी कि आस्था इधर बैठी है, ठीक हो गया। दूसरा क्या बोला है? जो आस्था है किसके बगल में बैठी है? श्याम के बगल में बैठी है, तो श्याम हमारा दूसरे नंबर पे आ गया। तो यहाँ पे कौन बैठ गया भैया? श्याम आ गया। अब पॉइंट देखना, एक चीज उसने ये लिखी थी, सुनील ना तो श्याम के बगल में बैठा है और ना ही आस्था के बगल में बैठा है, यानी कि कितने टोटल व्यक्ति हैं? 5। तो 1 2 3 4 5, ये हो गया। यहां हमने लिख दिया। तो देखो आस्था और श्याम के बगल में सुनील नहीं बैठा, तो सुनील या तो यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पे या तो यहाँ हो सकता है। तो 2 सिचुएशन सुनील की बन सकती हैं, क्योंकि वो कह रहा है इसके बगल में नहीं। तो सुनील की एक तो ये सिचुएशन बन सकती है, एक ये, लेकिन आगे पढ़ते तो उसके बाद में पता चल जाएगा। लिखा सुनील मंजीत के बगल में बैठा है, मंजीत पंक्ति के ठीक बीचों बीच बैठा है, यानी कि मंजीत आपका कहाँ बैठा है भैया? यहाँ बैठा है, क्योंकि मंजीत बोल रहा है पंक्ति के बीचों बीच। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, टोटल 5 लोग हैं। तो ये इनका बीचों बीच कौन सा सिरा होगा? तो ये सेंटर होगा, है ना, होगा कि नहीं? ये सेंटर होगा। तो ये सेंटर पे कौन बैठा है? मंजीत। तो मंजीत के बगल में ही कौन बैठा है? सुनील बैठा है कि नहीं? ये लिख रखा है। अब बचा कौन है? जो बचा है वही लास्ट में होगा। तो 5 छात्र में सुनील, अब देख लीजिए मंजीत पंक्ति के बीच में बैठा है और वह अमिता के बगल में नहीं बैठा, यानी कि अमिता आपकी कहाँ आ गई बेटा साथी लोग? अमिता जो है हमारी यहाँ पे आ गई, यानी कि अमिता इस जगह बैठी है। अब देखिए सबका, पहले हम लोग जब ये पढ़ते हैं, आप लोग जुड़े हुए हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन रिप्लाई सबका नहीं आ रहा है, वो हमें थोड़ा सा वो लग रहा है।
ठीक है। लेकिन देखिए पहले आप देखिए इनमें से कौन सुनील के बगल में बैठे हैं, तो उसने देखा क्या बोला कि सुनील के बगल में बैठे हैं कौन, तो सुनील के बगल में आप देखिए सुनील ये है, सुनील के बगल में मंजीत हो सकता है, अमिता हो सकती है। क्या ऑप्शन में मंजीत और अमिता लिखा हुआ है? तो आप देखिए ऑप्शन नंबर सी जो आ रहा है आपका, मंजीत और अमिता जो है सुनील के बगल में बैठी है। मंजीत और अमित, शिवम जी आपका आंसर मंजीत और अमित आया है, तो ये गलत हो गया है। इसका आंसर आएगा मंजीत और अमिता। अच्छा ठीक है, अमित लिखा है आपने, कोई बात नहीं, यानी कि यहाँ पे क्या लिख रखा है, अमिता लिख रखा है, कोई बात नहीं, आपका सही है, क्योंकि अमित नहीं है अमिता है। ठीक है, चलिए आंसर आपका सही है। तो इसका मतलब आप देखिए करने का क्या है, कितना सिंपल तरीके से आपने इसको किया, और ऐसे ही आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं, लेकिन करना किस प्रोसेस से है वो हमने आपको बता दिया, और बड़ा ही सिंपल इसका तरीका है करने का। ये जब क्वेश्चन आप पढ़ते जाओगे आपको इनका क्रम पता चलता जाएगा। आप सोचो कि पहला स्टेटमेंट आपने पढ़ लिया, पूरा क्रम आपको पता चल जाएगा, नहीं भाई साथी, जब तक आप पूरा क्वेश्चन ठीक से पढ़ोगे नहीं आपको पूरा क्रम नहीं पता चल पाएगा। तो पूरा क्रम पता करने के लिए आपको पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो उसने पूछा क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में जो उसने पूछा था कि जो है सुनील के बगल में कौन बैठा है, सुनील के, तो सुनील के बगल में एक तो अमिता बैठी हुई है, दूसरा कौन बैठा है, मंजीत बैठा हुआ है। तो देखिए ऑप्शन में सी आ रहा है, मंजीत और अमिता, तो ये जो हो गए ये दोनों किसके बगल में आ गए, सुनील के बगल में। तो ऐसे साथी देख लग सकते हो आप, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ शिवम जी टाइपिंग मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं। शिवम जी कह रहे हैं ठीक है भैया, गुड नाइट क्यों बोल रहे हैं, अभी तो टाइम नहीं हुआ सोने का, क्या खाना आना खाने जा रहे हैं क्या? चलिए थैंक यू। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही साथी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए अब आपकी थोड़े पसंद के क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में अभी तक इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए और आपका इंटरेस्ट थोड़ा जगेगा। जो अभी आपको लग रहा था कि अरे बड़े बड़े टफ क्वेश्चन सर दे रहे हैं, क्या ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम आपको बता दें इसी तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आते ही है साथी। आप सोचोगे आसान क्वेश्चन आ जाएंगे, पेपर का जो लेवल आप देख रहे हो आज, तो उस लेवल को आप देखते हुए चलिए कि देखिए साथी 10-15 सीट अगर किसी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में आती है तो आप सोचिए 1.5 लाख फॉर्म पड़ जाते हैं उन 10-15 सीटों के लिए, है ना। तो आप सोचिए लेवल कितना हाई है, तो पेपर भी हाई आएगा। आप ये ना सोचिए पेपर आसान आ जाएगा। देखिए जब पेपर आसान आएगा तो आपके लिए और भी कठिन चीज़ है, क्योंकि आप देखिए उसमें फिर क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा समय से तैयारी करते हुए आ रहे हैं बच्चे लोग, उनका वो लेवल फिर वो सरल से लेके आसान तक सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं। और अगर एक टफ लेवल का पेपर आता है तो वहाँ पे वही बच्चा सक्सेस पाएगा जिसने बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ रखा होगा। वहाँ पे आसान पढ़ने वाला बच्चा कभी सक्सेस नहीं पाएगा। जब पेपर टफ आएगा तो वहाँ बेसिक से एडवांस जिसने पढ़ रखा है। तो हमारा मेन टारगेट ये है कि आपको रीजनिंग हम पढ़ाएं, लेकिन रीजनिंग ऐसी पढ़ाएं जिसमें बेसिक से एडवांस तक रहे। ऐसा ना हो कि सिंपल सिंपल आपको पढ़ा डाली और एग्जाम में वो पेपर में आया ही नहीं क्वेश्चन। अगर आए भी तो सिंपल सिंपल तो आपने कर लिए, टफ वाले आपके छूट गए, है ना। डॉक्टर पूनम सिंह जी मैंने बोला है, नाइस, चलिए थैंक यू पूनम जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है यदि शब्द लिखा है एक्सेलरेशंस के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो निम्न में से कौन सा अक्षर उस क्रम के बीच में आएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन के पेपर अब एकदम देखो लेवल आपका जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है हमने वही दिया है। तो हम आप सबका रिप्लाई इसमें चाह रहे हैं कि आप हमें बताइए कि अगर इसको कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, तो अब हम ये नहीं बताएंगे अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम क्या होगा। ABCDEFGH मतलब यही एक क्रम है, उसी के अनुसार आप दीजिए। शिवम जी ने आंसर दिया है N। चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग जब भी इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए A कितने बार आया है, A आपने देखा है ना। इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए बहुत सिंपल तरीका ये है कि आप इनका सेंटर ऐसे ही ना करिए, आप लिखिए उसको। देखिए A 2 बार आया है, हमने 2 बार लिख लिया। देखिए यहाँ पे A कितने बार आया, एक ये 2 बार आया, 2 बार लिख लिया। फिर उसके बाद B आया है क्या, कहीं नहीं आया, तो C आया है, C आया, कितने बार आया है, 1 2। ठीक है, अब ये एक चीज पहले देखो ये है कि हमें क्या कह रहा है, वो सेंटर का आंसर निकलवाना चाह रहा है। तो हम पूरे वर्णमाला को नहीं लिखेंगे, अब हम लोग गिन ले पहले अक्षर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अक्षर है।
तो 13 है, यानी कि हमारा जो 7वां अक्षर होगा तो वही हमारा सेंटर पॉइंट होगा कि नहीं होगा, बताइए। 7वां। तो हमने कितने कर लिए, 4 कर लिए हैं, 2 और कर लें। देखो सी के बाद आता है डी, डी इसमें है नहीं, ई आता है, फिर ई कर लीजिए, ई 2 बार आया हुआ है, एक बार ये ई, एक बार ई ये। तो अब देखिए 6 तो हमने कर दिए, अब इसके बाद वाला अक्षर एफ नहीं है, ई ई हो गया, एफ जी एच आई, आई आएगा कि नहीं बताइए, आई आएगा कि नहीं, आई आ गया। तो कितने लोगों का आंसर आई आया है, सी, सी राइट है। सी तो एन हो गया भाई, एन क्यों आ जाएगा पहले, उससे पहले तो आई आएगा ना। देखो 2 बार ए आया है, 2 बार सी आया है, तो 2 2 4 2 6, 2 बार ई भी आया है, 1 2, है ना। तो उसके बाद तीसरा अक्षर कौन सा आएगा, ए बी सी डी ई, ई के बाद एफ आता है, जी आता है, नहीं है इसमें, एच आता है, वो भी नहीं इसमें, एच के बाद क्या आता है, एच, आई आता है, तो आई आएगा। तो अब आंसर क्या रहेगा, शिवम जी का आंसर एन आया है, एन नहीं आएगा साथी। देखिए हमें सेंटर का उसने कहा कि कौन सा अक्षर उस क्रम के बीच में आएगा, तो बीच में आने वाला अक्षर 7वां होगा, हमें पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो बीच का अक्षर 7वां, अगर आप पूरा लिखना चाहते हो तो पूरा लिखो, लेकिन आपको समय बर्बाद होगा। हमसे उसने क्वेश्चन पूछा है कि बीच का अक्षर क्या होगा, तो बीच के क्रम में हमने गिन लिए कि 13 अक्षर हैं, तो यानी कि 7वां अक्षर जो होगा हमारा सेंटर में रहेगा, 6 इधर रहेंगे, 6 उधर रहेंगे, बस यही आंसर आएगा। यानी कि इसका आंसर कौन सा आएगा। चलिए सोनम जी का आंसर आया, नाइस क्लास सर। सोनम जी रिप्लाई दीजिए आप, हम चाह रहे हैं कि आप लोग रिप्लाई भी दीजिए, अगर ये आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो उनके रिप्लाई दीजिए। हम आपको शॉर्ट से शॉर्ट सिस्टम इसका बता रहे हैं करने का, बहुत टफ नहीं है। आप अपने मन से करने बैठेंगे समय ज़्यादा लगेगा, एक बार जब करेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी आप आसानी से कर पाएंगे। सोनम जी को क्लास अच्छी लग रही है, चलिए अच्छी बात है। अगर अच्छी लग रही है तो सभी लोग लाइक कर दीजिए क्लास को और शेयर भी कर दीजिए अपने लोगों में, है ना, जिससे ज़्यादा लोगों के पास क्लास जाए। लिखा है एक्सेलरेशन हो गया, अंग्रेजी वर्णमाला। क्वेश्चन पढ़ोगे पूरा तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप सोचो इसको अंग्रेजी वर्णमाला में पहले पूरा लिख डालें उसके बाद में उसका सेंटर निकालने के लिए आप कर सकते हो, लेकिन हमें समय बचाना है। तो उन्हें क्या लिखा, अंग्रेजी वर्णमाला में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, तो निम्न में कौन सा अक्षर उस क्रम के बीच में आएगा। तो बीच में मतलब है टोटल अक्षर हमारे 13 थे, तो 6 अक्षर इधर आएंगे सेंटर से, यही सेंटर आएगा, और इसके बाद भी 6 अक्षर आएंगे। तो हमें बीच का चाहिए था, तो हमने बीच तक ही निकाल लिया और यही बीच का आंसर हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, अगर साथी समझ में आ रहा है तो आप आगे यस करिए और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो अच्छी बात है, आगे के लिए चलते हैं। तब तक के लिए आप देखिए अगर समझ में आया है चीज। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, देखिए और उसको पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। जो क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे गए हैं दोस्तों, वही क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं। हम कोई अपने मन से एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं लेके आ रहे हैं, या जिस लेवल के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आजकल के एग्जामों में बन रहे हैं हम वही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि वो उस तरीके के क्वेश्चन आप भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है और सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक बार ही हम आपको और समझाएंगे इसको, इसके बाद देखिएगा आप आसानी से इसको कर पाएंगे। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, लिखा है निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 5 सहेलियां हैं, पहला पॉइंट ये है। अभी चित्रा, रेखा, प्रिया और दिव्या उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो हमने आपको क्या चीज बताई थी कि ये डायरेक्शन है, यहाँ पे नॉर्थ होता कि नहीं, तो उत्तर का डायरेक्शन यही है ना। हम सारी डायरेक्शन बताएं तो ईस्ट यहाँ पे है, वेस्ट यहाँ पे है, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, तो उत्तर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ फेस करके है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ले लेंगे, ठीक, ये हमने लाइन ले ली। और कितनी सहेलियां, 5 सहेलियां हैं। फेस कहाँ पे है, उत्तर की तरफ है, तो फेस पहले हमने उत्तर की तरफ किया, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 5 है। ठीक है, एक और है 5। ठीक, इस तरीके से 5 हैं हमारे पास। 5 लोगों को हमने ऐसे यहां पे दिखा दिया। दिखाने के बाद क्या करोगे, अब
अब क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, हम उनका डायरेक्शन देते जाएंगे। लिखा है 5 सहेलियां हैं, अभी, चित्रा, रेखा, प्रिया और दिव्या, उत्तर की ओर। अब देखो यहां से अगर चाहो तो आप क्या करोगे, जैसे अभी को हमने ए मान लिया, चित्रा को सी मान लिया, रेखा को आर मान लिया, प्रिया को पी मान लिया, दिव्या को डी मान लिया, ऐसे भी कर सकते हो आप शॉर्ट में लिखने के लिए, है ना। शिवम जी का आंसर भी आ गया है, बाईं ओर से दूसरा स्थान। गुड, अगर आप कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आपका रिप्लाई इतनी जल्दी आ रहा है, शिवम जी ने आंसर दिया है, ठीक है। शिवानी जी का आंसर एन आया था। शिवानी जी एक बार ध्यान दीजिए, आंसर एन नहीं है। सोनम जी ने आंसर नहीं दिया है, जुड़ी हुई हैं लाइन पे, चलिए अच्छी बात है। लिखा है 5 सहेलियां हैं, अभी, चित्रा और रेखा, प्रिया, दिव्या, उत्तर की ओर मुख करके एक बेंच पर बैठी हुई है। तो यहाँ तक तो हमें इतनी जानकारी जो मिली थी हमने यहाँ पे आपको बता दी वो जानकारी। अब आगे कहता है कि अभी जो है चित्रा के बगल में बैठी है, अभी चित्रा के बगल में बैठी, लेकिन हमें ये नहीं पता, तो अभी हमने यहाँ लिख दिया किसके बगल में बैठी है। या तो चित्रा आप यहाँ भी हो सकती है, या तो चित्रा यहाँ भी हो सकती है, तो हमने ये पॉइंट नोट डाउन कर लिया। इसके बाद कहता है प्रिया रेखा के बगल में बैठी है, तो प्रिया जो है रेखा के बगल में बैठी है, तो रेखा के बगल में बैठी यानी कि प्रिया यहाँ पे है, रेखा यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। अभी हमने ये 2 पॉइंट आगे नोट डाउन कर लिए। अब उसके बाद कहता है कि प्रिया दिव्या के साथ नहीं बैठी है, जो प्रिया है वो दिव्या के साथ नहीं बैठी, ये पॉइंट याद रखना, प्रिया दिव्या के साथ नहीं बैठी है। तो प्रिया रेखा के साथ एक तरफ बैठी है लेकिन दिव्या के साथ नहीं है, यानी दिव्या के बगल में नहीं है। दिव्या बेंच के बाएं छोर पे है। अब यहाँ पे हमें पहला पॉइंट मिला। अभी तक हमने देख रहे थे कि हमें यहाँ पे चीजें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया कि प्रिया जो है दिव्या के साथ नहीं बैठी है, तो ये पॉइंट हमने नोट डाउन कर लिया। यहाँ लिखा दिव्या जो है बेंच के बाएं छोर पर बैठी है, तो हमने आपको बताया कि बायां छोर हमारा कौन सा होगा साथी, ये बायां छोर होगा और ये दायां छोर होगा, उत्तर की तरफ अगर फेस है तो, ठीक। तो यहाँ पे बायां छोर पे बोल रहा है दिव्या बेंच के बाएं छोर पर है, तो दिव्या हमारी कहाँ पे होगी साथी, तो ये दिव्या होगी, दिव्या की ये पोजीशन है ना, यानी कि डी यहाँ पे हो गया, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, दिव्या बाएं छोर पर है, और देखो देखो दिव्या के बगल में क्या कह रहा है, ये यहाँ पे देखो प्रिया जो है दिव्या के साथ नहीं बैठी है, यानी कि प्रिया इस जगह तो नहीं प्रिया हो सकती है, ठीक है। बाकी इधर कहीं भी प्रिया हो सकती है, लेकिन इस जगह नहीं होगी। लेकिन एक चीज ये भी बोल रहा है कि जो प्रिया है वो किसके बगल में बैठी है, आर कौन है हमारी, रेखा, रेखा के बगल में प्रिया बैठी है। तो प्रिया अगर यहाँ पे होती है तो रेखा यहाँ हो जाएगी, लेकिन आगे पढ़ते हैं पहले क्या लिखा है। रेखा दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। रेखा उसने बता दिया कि दाईं ओर से पहला ये है, दूसरा ये, यानी कि रेखा तो आपकी यहाँ आ गई, ये रेखा के स्थान हो गया। और रेखा किसके बगल में बैठी है, तो आप कहोगे प्रिया के बगल में बैठी है, ठीक। अभी आगे चलते हैं। रेखा दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। अभी जो है चित्रा के दाहिने तरफ बैठी है, अभी चित्रा के दाहिने तरफ बैठी है। जो अभी है, अभी ए से हमने डिनोट किया था, चित्रा के दाहिने तरफ बैठी है, यानी कि अभी अगर यहाँ पे होगी तभी वो चित्रा के, देखो अभी अगर इस जगह है तभी वो चित्रा के दाहिने तरफ बैठेगी, है ना, यानी कि अभी यहाँ पे होगी, ठीक, तभी वो चित्रा यानी कि सी ए है, चित्रा के दाहिने तरफ बैठ पाएगी, है ना। अब बची केवल अकेले एक ये जगह, किसकी है ये जगह, तो अभी हो गया, चित्रा हो गया, रेखा हो गया, दिव्या हो गया, बची कौन, प्रिया, यानी कि प्रिया इस जगह आ गई, ठीक है। अभी और रेखा एक ओर से दूसरे स्थान पर हैं, अभी और रेखा एक ओर से दूसरे स्थान पर हैं। अभी चित्रा के दाहिने तरफ बैठी, अभी और रेखा एक साथ बैठे हैं, अभी और रेखा एक साथ बैठे। देखिए अभी और रेखा एक साथ हो गए कि नहीं, चलिए अगर नहीं भी वो बताता ये चीज तब भी आपका सही हो जाता। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि चित्रा की स्थिति कौन सी है, चित्रा की स्थिति आपसे जानना चाह रहा है। तो एक देखिए चित्रा आपकी यहाँ पे है, तो ये देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक एकदम बाएं तरफ बैठी है क्या, नहीं बैठी, गलत हो गया। एकदम बाएं तरफ कौन बैठी है, दिव्या। दूसरा लिखा है बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो बाईं ओर से पहला स्थान ये है, दूसरा ये, यानी कि ये ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। कितने लोगों का आंसर बी आया है, शिवम प्रजापति के जी का आंसर आया है बी, बिल्कुल सही है शिवम जी, बाईं ओर से दूसरा स्थान। गुड। क्लास को आप कहां से कहां ले रहे हैं भैया, चलिए अगर आप देखिए, आप एक गौरव सर के लाडले फैन है, उनका भी आंसर आया बी होगा, बिल्कुल सही है आपका भी, मेरा भी सही है जी, बिल्कुल आपका भी सही है। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, और कुछ लोग तो रिप्लाई जुड़े हुए हैं, रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। तो सारे लोग रिप्लाई दीजिए, जरा अच्छा लगेगा, क्लास का एक माहौल बनेगा और आगे पढ़ाने का मन करेगा।
ठीक है, तो अब देख लीजिए, अगर आपको ये लगता है कि ये वाला आंसर सही है, नहीं है, तो दूसरा देखो पढ़ लो, दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, दाईं ओर से दूसरा कौन है, रेखा है, यानी कि चित्रा जो है बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, ये कंफर्म हो गया है ना, बाईं ओर से दूसरे, ठीक है। अब देखिए एकदम दाएं तरफ कौन बैठा है, प्रिया बैठी, तो यानी कि ये जो है ऑप्शन हमारा बी जो होगा सत्य हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में आते हैं और आप उनको क्या करते हो, एक बार देख के ये लगता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है तो आप लोग उसको पढ़ते ही नहीं हो, आप छोड़ देते हो, ये सोचते हो कि बाद में कर लेंगे, और बाद में करने के लिए समय नहीं रहता है। तो अगर आपने थोड़ा सा भी इस क्वेश्चन को समय दिया है तो मेरा ये मानना है कि आप उस क्वेश्चन को पूरा करने की कोशिश करिए, और ये नहीं तो बिल्कुल आप उसको छोड़ दीजिए बात के लिए कि अगर लास्ट में समय बचेगा तो हम उसको करेंगे, और अगर अच्छे से आता है तो आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे। बाकी जिन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वो डरेंगे, वो उस क्वेश्चन को छुएंगे नहीं और वो क्वेश्चन छूट जाएगा। अब आप जानते हो एक क्वेश्चन की कीमत, आप समझ सकते हो कि एक क्वेश्चन की वजह से आपका सिलेक्शन हो भी सकता है और एक क्वेश्चन की ही वजह से आपका सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए, समझ सकते हो, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शिवम जी बोल रहे हैं तुक्का लगा देते हैं, तुक्का लगाने से क्या होता है, देखिए माइनस मार्किंग होती है तो 1.25 मार्क्स या 0.3% आपका मार्क्स और कट जाता है, तो वो तो आपके लिए नेगेटिव और हो जाता है। तो तुक्का लगाने से अच्छा ये है कि तुक्का ना ही लगाइए, बल्कि उसको छोड़ ही दीजिए अगर आपको ना समझ में आए, वो बेहतर है। ठीक है, आप ये समझ लीजिए 0.25 से मेरिट साथियों, कम से कम 0.25 से 10-10 हज़ार बच्चे मेरिट में छट जाते हैं। अगर मान लो 1 लाख बच्चे किसी एग्जाम को, 1 लाख अगर कोई बच्चे एग्जाम में पेपर दे रहे हैं तो 0.25 का असर आप समझ सकते हो कि 10-10 हज़ार बच्चे जो होते हैं 0.25 के अंतर से छट जाते हैं। तो आप ये ना सोचिए एक अंक की कीमत तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, हम 0.25 की बात कर रहे हैं, 0.001 की भी बात करें अगर तब भी हम बता रहे हैं, उससे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ जाएगा। समझ गए, एक लेवल तक अगर पेपर है तो एक लेवल के बाद एक भी क्वेश्चन बढ़ाने के लिए जो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप समझ लीजिए कि अगर किसी एग्जाम में 100 नंबर का पेपर है तो 60 क्वेश्चन तो वो आसान डाले गए हैं जो सभी लोग कर सकते हैं जिन्होंने तैयारी करी है, लेकिन एक आध लोग ऐसे होते हैं कि जो उसके बाद एक एक क्वेश्चन का नंबर बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है, और वही आपके लेवल को दर्शाती है कि आप उसके बाद कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, शिवम जी बोल रहे हैं बहुत 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 दुख की बात है भैया, हाँ बिल्कुल है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आइए अब आते हैं एक थोड़ा और भी हाई लेवल के क्वेश्चन, जिसमें आपने सेंटर के चारों तरफ वाले क्वेश्चन जो बनते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आएंगे, कैसे आएंगे जरा देख लीजिए। एक जानकारी दी गई है, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। एक स्कूल पार्टी में 6 लड़कियां एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। 6 लड़कियां हैं, पॉइंट देखिए, करना क्या है, यहां तक केवल अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, केवल कहां से कहां तक पढ़ा है, यहां से यहां तक पढ़ा है, उतने से ही पढ़ के हम क्या क्या चीज इसकी कर सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं। सर मेरी रीजनिंग वीक है, कोई ट्रिक बताइए। अरे देखिए, कोई ट्रिक नहीं होती रीजनिंग के लिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हमने आपको बताया कि आप सोचोगे कि रीजनिंग केवल ट्रिक पे ही काम हो जाएगा, नहीं होगा, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और पूरा पढ़ना पड़ेगा। कुछ ना करिए साथियों, जितनी अभी तक मैराथन क्लास चली हैं या जितनी आगे बची हुई मैराथन क्लास है, केवल आप उतनी ही पढ़ के चले जाइए। एग्जाम में आपको ये मान लीजिए 100% आप 5 अगर क्वेश्चन भी एक रीजनिंग के आ रहे हैं तो 5 आप करके आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए, क्वेश्चन क्या वो रखा है कि जो 5 लड़कियां हैं एक वृत्ताकार, तो पहले तो एक हम वृत्त बना लेते हैं। ये देखिए हमने एक वृत्त बना लिया, ठीक है, एक वृत्त बना लिया, और कितने लोग बोल रहा है कि वृत्त में कितने साथी लोग हैं, तो टोटल लड़कियां कितनी हैं, 6 लड़कियां हैं, तो हम इसको 6 में डिवाइड कर दे, तो 1 ये है, 2 ये है, 3 4 5 6, इस तरीके से पहले हमने जब पढ़ लिया कि 6 लोग हैं तो हमने 6 को इस तरीके से कर दिया, और सबका फेस देखिए कहाँ पे है, सेंटर की तरफ है, यानी जो सबका फेस रहेगा ये सेंटर की तरफ रहेगा, ये विशेष ध्यान देने का, क्योंकि यही आपका बायां दायां निर्धारित करेगा, ठीक है। राइट और लेफ्ट जो है कौन निर्धारित करेगा, ये सेंटर की जो ये लाइनें दी गई हैं। अब क्या दिया गया है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि इस तरीके से बैठी है, लिखा है प्रगति, लिखा है प्रगति जो है कीर्ति के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है।
अब हमें ये नहीं पता है प्रगति जो है कीर्ति के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी। चलिए हमने किसके, प्रगति कीर्ति के बाईं ओर बैठी है, तो बायां हमारा ये है ना, दायां ये है। जब इधर जाएंगे तो प्रगति कीर्ति के बाईं ओर है, तो कीर्ति हमने मान लिया कहीं यहाँ पे, मान लीजिए ये कीर्ति है, ठीक, ये हमने कीर्ति मान लिया। तो कीर्ति के बाईं तरफ कौन बैठा है, प्रगति, बायां कौन है ये, तो यहाँ पे हो गई हमारी प्रगति। करने का तरीका देखिए आप, बिल्कुल सिंपल है, कीर्ति के बाईं ओर प्रगति बैठ गई। अब क्या लिखा है, ठीक बगल में बैठी है, ये ध्यान देना, ठीक बगल में बैठी होती है तो इसके जस्ट बगल में लिखते हैं। अगर बाईं ओर बैठी है तो आप ये नहीं दिखा सकते हो, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, लेकिन जब ठीक बगल में लिखा है तो यहीं पे होगी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या लिखा है, काव्या प्रगति और वैशाली दोनों के ठीक बगल में बैठी है। जो काव्या है वो प्रगति और वैशाली के दोनों के बगल में बैठी, तो काव्या यहाँ पे होगी, होगी कि नहीं, कैसे होगी, काव्या कह रहे हैं प्रगति और वैशाली, वैशाली यहाँ पे हो जाएगी। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रगति और वैशाली के ठीक बगल में काव्या बैठी है, लिखा है ना, काव्या जो है प्रगति और वैशाली दोनों के ठीक बगल में बैठी है। तो दोनों के ठीक बगल में काव्या कैसे बैठ सकती है, प्रगति यहाँ होगी वैशाली यहाँ होगी, तभी तो काव्या बैठ पाएगी। अभी बचे हैं दो हमारे भरने के लिए, तो पहले और आगे पढ़ते हैं। लिखा है मेघना जो है कीर्ति और बसंता दोनों के ठीक बगल में बैठी है। कीर्ति और बसंता के बगल में कौन बैठी है, मेघना, तो बसंता हमारी यहाँ पे आ गई। और ये हो गई बसंता, ठीक है, और किसके बगल में बैठी है, मेघना, ये हो गई मेघना। तो देख लीजिए बसंता जो है कीर्ति और, देखो मेघना जो है कीर्ति और बसंता के ठीक बगल में बैठ गई। इस तरीके से आप देखिए बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है, इस तरीके के क्वेश्चन करने में उनको परेशानी आती है, कठिनाई आती है। ऐसा नहीं है, आप क्वेश्चन को जो स्टेटमेंट दिया जाए उनको पहले कैसे किस तरीके से फॉलो करके यहाँ पे लिखना है, कैसे बनाना है इसको, जब तक आप ये नहीं कर पाओगे आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब देखिए, अब कोई भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाए आप आसानी से उसका आंसर आप दे सकते हो। लिखा है इसने कि वैशाली के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। तो देखिए पहले तो देखिए वैशाली कहाँ है, वैशाली, वैशाली का बायां कौन सा होगा, तो आप कहोगे सर वैशाली का बायां ये होगा और दायां ये होगा, है ना, क्योंकि वैशाली का फेस कहाँ है, दक्षिण की तरफ, तो बायां कौन होगा, बसंता होगा। तो वैशाली के बाईं ओर, बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा होगा, बसंता होगा, बसंता होगी, ठीक है, ठीक बगल में। अब इसमें देखिए बसंता आंसर में दिया गया है, तो सब लोगों का रिप्लाई, अभी किसी का रिप्लाई नहीं आया साथियों, रिप्लाई चाहिए हमें सबका, ठीक है। तो बसंता आप देखिए बी नंबर ये दे रखा है बसंता का, देख पा रहे हैं कि नहीं, बी नंबर बसंता यहाँ पे दे रखा है, यानी कि बसंता के ठीक बगल में कौन बैठा है, वैशाली के ठीक बाईं ओर बसंता बैठी हुई है। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप क्वेश्चन पढ़िए, पहले स्टेटमेंट को देख के इस चीज को बनाइए, बनाने के बाद चीजों को आप लिख पाएंगे, तब आप उनका आंसर दे पाएंगे। और इस तरीके के क्वेश्चन में कभी कभी आपको दो क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो अगर ये स्टेटमेंट पूरा दिया गया और दो क्वेश्चन पूछ दिए गए तो वहां आप दोनों कर पाएंगे, है ना, इसी से, केवल यही से दो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। चलिए बसंता आंसर है बी। बहुत सब सारे लोगों ने ठीक कर लिया है होगा, आई होप। चलिए अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए क्वेश्चन ये भी वृत्ताकार मेष से रिलेटेड है, करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आएगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। उसके लिए पहले हम आपको क्वेश्चन पूरा दिखे तो आपको, है ना, जब तक आपको पूरा क्वेश्चन दिखेगा नहीं आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक। चलिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 8 व्यक्ति हैं, अभी तक वो उसमें कितने लोग थे, कितनी सहेलियां थी, 6 थी, 7 थी, है ना। अब क्या है, यहाँ पे 8 व्यक्ति हैं। पूनम जी का क्वेश्चन आया है कि सर स्टार्टिंग से क्लास कब होगी। पूनम जी देखिए, ये हमारी मैराथन की
एक दो क्लासेस और आने वाली हैं, क्योंकि उसके अंतर्गत हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे डाइस यानी कि पासा हो गया है ना, और एक आता है वॉच से रिलेटेड क्वेश्चन, घड़ी से उसके क्वेश्चन आएंगे, एक कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैराथन में पहले हम ये 3 टॉपिक और कवर करवाएंगे, बस अपनी मैराथन क्लासेस वहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद से ऐप के अंदर हम लोगों की जो है रीजनिंग की क्लासेस जो होगी स्टार्टिंग से शुरू हो जाएगी, ठीक है। और सारे लेवल जितने भी क्वेश्चन आएंगे इंपॉर्टेंट, जिस लेवल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते, चाहे वो DCSP का पेपर दीजिए आप, चाहे नेट JRF का दीजिए, वो सारे आपको वहाँ उस क्लास में मिलेंगे। और बीच बीच में आपको ये क्लासेस आपको यूट्यूब में भी मिलती रहेंगी। हाँ, स्टार्टिंग से क्लास की डेट अभी निर्धारित नहीं है, जब तक ये जब तक ये आपकी चल रही है मैराथन क्लास, और जैसे ही मैराथन की क्लास खत्म होगी उसके 2 या 3 दिन में ही आपकी जो है पूरी क्लास स्टार्ट से शुरू हो जाएगी। और अगर आपने अभी जैसे मैराथन इसी क्लास में हमने आपको देखा है, तो अगर आप इसी क्लास से जुड़ी हैं तो पहले स्टार्टिंग की जो भी मैराथन क्लास पढ़ी हैं आप पहली मैराथन क्लास से देखिए, आपको बहुत सारे टॉपिक, कम से कम 40 से 45 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको इन्हीं मैराथन क्लास से कवर हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन के तो हमने आपको ट्रिक भी बताए हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसे इस तरीके की क्वेश्चन जो है आसानी से आप तब कर पाएंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिखा है कि अब देखिए, पहले तो ये देख लिया करिए कि एक मेज जो है किस तरीके की है। उन्होंने कहा कि एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे, क्या लिखा, 8 व्यक्ति हैं ABCDEFGH एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि इन दोनों का फेस जो है, इन सभी लोगों का फेस कहाँ रहेगा, सेंटर की तरफ रहेगा, तभी एक दूसरे का मुख एक दूसरे के सामने आ पाएगा। अब ये देखो घुमाने के लिए है, उसने ये नहीं बोला कि सेंटर की तरफ मुख करके बैठे हैं, उसने क्या बोला, एक दूसरे को देख रहे हैं। तो पॉइंट आप यहाँ पे भी पकड़ सकते हो। कभी कभी क्वेश्चन में आप यही चीज नहीं समझ पाते हो, क्या करें, जो बड़ा क्वेश्चन इतना कर दिया, यहाँ तक आ जाता, वो दिखता ही नहीं लास्ट का। अब इस तरीके की PPT नहीं बनवाएंगे। चलिए देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहला यही तरीका, हमने क्या कहा, सर्किल बनाना होगा, क्योंकि सर्किल के चारों तरफ ही हमें आपको दिखाना है कि कौन कहाँ बैठा है। तो उसके लिए पहले आपने सर्किल बना लिया। सर्किल बनाने के बाद किसने बोला कि 8 व्यक्ति हैं, तो हमने पहले 8 यहाँ पे निशान भी लगा लिए। कितने व्यक्तियों का, 8 व्यक्तियों का। चलिए देखो हमने क्या किया, 8 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 ये हो गए। अब 4 इनके बीच में हो गए, 1 2 3 4 ये हो गया। अब देखिए सबका फेस कहाँ रहेगा, सेंटर की तरफ, तभी एक दूसरे के सामने वो देख पाएंगे। अगर बाहर की तरफ फेस करके रखेंगे तो एक दूसरे के सामने नहीं देख पाएंगे। तो ये पॉइंट पहले, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो इतना प्रोसेस आपको पहले करना पड़ेगा, ठीक है। हमारा ये सेंटर पॉइंट है, इसी सेंटर पॉइंट के चारों तरफ सारे लोग इसी सेंटर पॉइंट की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं जी। अब देखिए क्या करना है, अब आपको जब यहां तक आपका कंप्लीट हो गया, तब देखिए अब पढ़िए आगे। लिखा है यहां तक तो उसने बोल दिया कि एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, तो यहां तक आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। अब लिखा है ए जो है E और G के बीच में बैठा है, ए जो है E और G के बीच में। अब देखिए ए जो है E और G के बीच में बैठा हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि या तो G यहाँ भी हो सकता है, E यहाँ हो सकता है। तो ये सिचुएशन बन गई, तो यहाँ से हम आपको क्वेश्चन को नहीं उठा सकते, लेकिन हमने पॉइंट यहाँ पे लिख लिया। लिखा है जबकि G जो है F के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, जो G है F के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो हम F कहीं मान लेते हैं और उसके दाएं और दूसरे स्थान पर G को बिठा देते हैं। F लिखा है जबकि G जो है F के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, F के दाएं ओर, है ना। तो F का दायां, जैसे मान लो F हमारा यहाँ है, मान लेते हैं कि F ये है, ठीक है। तो F के दाएं और दूसरे स्थान पे पहला ये, दूसरा है, यानी कि G आपका यहाँ पे आ जाएगा। जब G यहाँ पे आ गया तो एक चीज ये देख लीजिए, कह रहा है पहला, इसके पहले क्या लिखा था कि A जो है E और G के बीच में बैठा है, तो E और G के बीच में बैठा है A। तो देखिए अगर हम यहाँ पे A लिख देंगे, देखिए तो F और G के बीच में हो जाएगा, लेकिन वो कह क्या रहा है, G और A के बीच में, यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि जो E है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो E और G के बीच में क्या, कौन बैठा है, A। तो ये क्वेश्चन आपने यहाँ तक कर लिया। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक हमने लिख लिया, पढ़ लिया था ना यहाँ तक। अब उसके बाद देखिए क्या लिखा है, H जो है D और B के बीच में और F के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। कौन, H जो है D और B के बीच में है, H D और B के बीच में, लेकिन एक पॉइंट और आगे, F के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है।
कौन, H जो है D और B के बीच में है, लेकिन F के बाएं दूसरे स्थान पर, तो पहला ये दूसरा ये, यानी हमारा जो H होगा वो कहाँ पे होगा, इस जगह होगा। ठीक, क्वेश्चन में दे रखा है, लिखा है H D और B के बीच में है और F के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो F के बाएं पहला ये दूसरा ये, तो ये हो गया। और किसके बीच में है, D और B के बीच में। ठीक है, तो अभी हमें ये नहीं पता है D कहाँ पे होगा, B कहाँ पे होगा, उसके आगे और पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये लिखा है A, लिखा है A और B एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। A जो है B के दूसरे, यानी कि B आपका कंफर्म हो गया कि B यहाँ होगा, तभी एक दूसरे के सामने A और B आ पाएंगे। तो अब आपका D कहाँ पे हो जाएगा, तो D देखिए H जो है D और B के बीच में बैठा है, तो D आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब एक ही बचा है, कौन बचा है, वो यहाँ पे हो जाएगा, लिखा है A B C, आपका इसमें नहीं कहीं आया है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, C हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। क्या देखिए आगे भी कुछ दिया है। अब ये लिखा A और B के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा उसने कि A और B के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो A और B के बीच में आप देखिए, इधर से देखिए, ये A है और ये B देखिए। अब देखिए इसका आंसर दो तरीके से हो सकता है, उसने ये नहीं बताया किस डायरेक्शन में, उसने लिखा है A और B के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो देखो 1 2 3, अगर नीचे भी पूछा जाता तो 1 2 3, तो टोटल व्यक्ति कितने और A और B के बीच में बैठे हैं। तो A और B के बीच में चाहे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाइए चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाइए, कितने व्यक्ति बैठे हैं, मात्र 3 व्यक्ति ही बैठे हैं। तो ऑप्शन में 3 आ रहा है कि नहीं, तो आपने देखा ऑप्शन सी जो है इसमें दिया जा रहा है कि 3 व्यक्ति। तो ऑप्शन सी जो है हमारा क्या लिखा है, 3 व्यक्ति। तो ऑप्शन सी जो होगा एकदम सत्य हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 3 व्यक्ति जो होंगे ए और बी के बीच में बैठे होंगे। ये बताइए इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग करते हैं तो पहले तो पढ़ते ही नहीं है पूरा, और पढ़ेंगे तो उसको बीच में ही छोड़ देते हैं, लगता है कि यार ये नहीं हो पाएगा। लेकिन जब अगर आप पूरा पढ़ोगे करोगे ठीक से तो आप आसानी से कर पाओगे। तो ए और बी के बीच में देखिए 1 2 3, टोटल कितने व्यक्ति बैठ गए, 3 व्यक्ति बैठ गए, है ना। इधर से भी देखोगे तो 1 2 3, यानी टोटल कितने हो गए, 3 व्यक्ति। तो दोनों तरफ से भी देखोगे चाहे जिस डायरेक्शन से देख लो 3 व्यक्ति ही आएंगे, है ना। अगर ये पूछा जाता कौन कौन बैठे हैं, तो देखिए ऑप्शन में CFG लिखा होता या फिर EDEH लिखा होता, तो उस सिचुएशन पे आप ऑप्शन वाला भी लगा सकते थे। तो कभी कभी लिख के दे देगा कि कितने व्यक्ति हैं, और कभी कभी ये दे देगा कि ABCDEFGH है। चलिए डॉक्टर पूनम जी का आंसर बोल रही हैं कि बिल्कुल ओके सर। चलिए आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में नेट JRF में तो मैक्सिमम इस तरीके के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको जो लेवल रहे रीजनिंग का वो 0 से ऊपर तक रहे, है ना। 0 से मतलब हाई लेवल तक, जितना भी हाई एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है मैं वो सारे आपको करवाऊंगा। ठीक है, आपको बता दूं मैं कम से कम 10 से 12 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है। केवल रीजनिंग पढ़ाने का नहीं है, मैं टेक्निकल स्टूडेंट रहा हूं, तो मैंने हर एक चीज़ की प्रैक्टिस करी है। तो रीजनिंग मैथ इन सब का भी मेरे पास सारा एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों को ये जो सारे क्वेश्चन करवा पा रहे हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी खुद नेट JRF की भी तैयारी कर रखी है। तो और बहुत सारे काफ़ी एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई भी किए हैं। तो उस वजह से ये आपको जो लेवल आपको समझ में आ रहा है कि इस तरीके के क्वेश्चन है, इनसे कभी डरना नहीं चाहिए। इनका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो दिए गए स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बिल्कुल डरिए ना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप होपलेस हो जाते हैं क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते, ना होपलेस होइए कि पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए उसी तरीके का ये क्वेश्चन लगभग है। चलिए आइए चलते। पहले तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपको पूरा दिखे उसका प्रयास कर रहे हैं। आई होप अब आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए लिखा क्या है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी होंगे जो केवल इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, तो आई होप उन्हें बायां दायां इन सब में कन्फ्यूजन होगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि होता क्या है, मैक्सिमम बच्चे जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए वाले हिंदी बैकग्राउंड से, या कह सकते हैं कि जो जिन लोगों ने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है। तो मेरा ये मानना है कि मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होती है मैंने उसी पे फोकस करके, हिंदी इंग्लिश चीज़ों को मैं समझा जरूर देता हूँ, लेकिन फोकस मेरा यही रहता है कि जो हिंदी भाषी छात्र हैं हमारे, या जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, उनके लिए जो ये लेवल रहे हमारा एग्ज़ाम का प्रॉस्पेक्टिव वही बनाया गया है। लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि आपके लिए एक ऐसी रीजनिंग की क्लास लाई जाए जो हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी वो
थोड़ी लाभकारी ज़्यादा रहे, तो एक इंग्लिश मीडियम में भी आपकी रीजनिंग की क्लास चलेगी, लेकिन उसके लिए कुछ समय आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये चैनल देखिए आपका जो द स्मार्ट विजन क्लासेस चैनल है, ये बहुत बड़ा चैनल है, बहुत सारे फैकल्टी इसमें पढ़ा रहे हैं और सब एक से एक ब्रिलियंट जो हैं अपने फील्ड में, ऐसे टीचर हैं, सारे लोग नेट जेआरएफ बहुत मतलब हाई लेवल के टीचर हैं। और चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट आप देखिए, चाहे आप देख रहे होंगे कि चाहे आप हिस्ट्री देख लीजिए, ज्योग्राफी देख लीजिए, है ना, और चाहे आप उठा लीजिए कोई भी पर्सनल सब्जेक्ट उठा लीजिए, सीडीपी उठा लीजिए, या फिर आप कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है जो आप देखिए हमारे चैनल में जो पढ़े होंगे, आप देखिए उनकी क्वालिटी कैसी है, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि एक टीचर का यहाँ पे लेवल क्या है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा क्या है, क्वेश्चन को पढ़ें पहले। लिखा, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें, नीचे के दिए प्रश्नों का उत्तर दिए। PQRSTUVW बाहर की ओर मुख करके बैठे एक वृत्त के केंद्र के चारों ओर खड़े होकर एक खेल खेल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जब क्वेश्चन आएंगे तो ये आपके लेवल के आई होप साथी क्वेश्चन नहीं है, मेरे हिसाब से डाल दिए हैं क्वेश्चन में, अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत जो है आप इससे देखिए, इस तरीके का जब क्वेश्चन दिया जाता है तो उसके साथ में 4-5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। पहले आपको ये करवा दिया जाएगा, उसके आंसर के लिए 5 क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे, पांचों में कोई 5 के आंसर आप एक ही क्वेश्चन से देंगे, तो उस लेवल की एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो आप ऐसे भी क्वेश्चन ना करिए कि जो आपको बिल्कुल समझ में ही ना आए। तो मेरा यही मानना है कि आप ऐसे क्वेश्चन करिए जो आपके लेवल के हों या आपके एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन को कहेंगे करवाने के लिए करवा देंगे, लेकिन आप देखेंगे अगर आप एग्जाम के पर्पज से आपके लिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। क्या दिया गया है क्वेश्चन में, अब देखिए ये क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, लिखा है संख्या 46734 के अंकों में से प्रत्येक को बाएं से दाएं की ओर आरोही क्रम में लिखिए, है ना, और लिखा है व्यवस्थित किया गया है, मूल संख्या की तुलना में अंकों की स्थिति बदल जाएगी, है ना, कितने अंकों की स्थिति बदल जाएगी वो ये जानना चाह रहा है। कहने का मतलब ये है आपको ये संख्या दे दी गई है, कौन सी संख्या है, लिखा है 46734 ये दे दिया गया है। वो ये कह रहा है कि ये जो संख्या दी गई है, इस संख्या में प्रत्येक को बाएं से दाएं की ओर, यानी कि बायां हमारा ये है और दायां ये, बाएं से दाएं की ओर आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, ये ध्यान रखना। आरोही क्रम होता है एक, और एक होता है अवरोही क्रम। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, ये बढ़ते हुए क्रम में होता है, ठीक, बढ़ते हुए क्रम में, और ये क्या होता है, ये होता है घटते हुए क्रम में। अगर इसी चीज में कंफ्यूजन हो तो आप समझ में आ जाएगा। बढ़ते हुए क्रम का मतलब ये है कि जैसे A B C D ये सीरियल होता है, जैसे कि 1 2 3 4 ये आपका बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है ना। और घटते हुए क्रम का मतलब ये है कि जैसे लास्ट से कहने का मतलब कोई संख्या दी गई है, तो जैसे लिखा है कि 9 8 7 6 5 4, है ना, ये जो है आपका घटता हुआ क्रम हो गया, है ना। या फिर लिखा है E D C B A, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, घटता क्रम। इस तरीके से ये क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है। चलिए चलते हैं, ये देखिए, ये उसने बोला है कि प्रत्येक को बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर आरोही क्रम में लिखिए, व्यवस्थित करिए। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप पहले देखो यहाँ पे लिख लो आरोही क्रम, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3 है। फिर उसके बाद कौन सी है, 4 है। 4 के बाद कौन सी है, 4 के बाद फिर 4 आएगा, और फिर कितना आएगा, 6 आएगा, फिर कितना आएगा, 7 आएगा। अब ये आपसे कह रहा है कि कितने का स्थान चेंज हुआ है, परिवर्तित हुआ है, तो आप देखो एक इसका भी स्थान परिवर्तित हुआ। अब ऐसे लिखोगे तो देखो जस्ट इसी के नीचे लिख लो, और भी अच्छा रहेगा, आपके लिए फायदा हो जाएगा, स्थान परिवर्तन का भी पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे पहला 3 आया, फिर 4 आया, फिर 4 आया, फिर कितना आया, 6 आया, फिर 7 आया। आप देखो कि जितनी भी संख्याएं हैं सबका ही स्थान परिवर्तित हो गया है, कोई एक दूसरे के सामने उस स्थान पे नहीं आ पाई है। यानी कि इसमें टोटल नंबर आप कितने थे, 3 2 5, पांचों का स्थान परिवर्तित हो गया,
ठीक है, साथ ही काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। आप बताइए, ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें सबका रिप्लाई चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। और अब जैसे आपके क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन आपके उठा रहे हैं, कोई भी हमने अपने मन से ये क्वेश्चन नहीं बनाया हुआ है, जो एग्जाम में आया हुआ है वही आपको पूछ रहे हैं। लिखा है आरोही क्रम, क्या लिखा है 3 4 4 6 7। तो ये हमने देखा कि सबका स्थान परिवर्तित हो गया है। परिवर्तित इन द सेंस में कि देखो सीरियल नंबर वो कहना चाह रहा है। देखिए ना तो 4 के सामने 4 आ रहा, ना 6 के सामने 6 आ रहा, ना 7 के सामने 7 आ रहा, ना 3 के सामने 3 आ रहा, ना 4 के सामने 4 आ रहा, यानी कि सबका स्थान परिवर्तित हो गया। तो वो कह रहा है कि इनकी, लिखा है कि मूल संख्या की तुलना में कित अंकों की स्थिति बदल जाएगी। कितने अंकों की स्थिति बदल जाएगी? तो आप कहोगे पांचों की स्थिति जो होगी बदल जाएगी, यानी पांचों अंक जो होंगे मूल संख्या की तुलना में अपनी स्थिति से परिवर्तित हो जाएंगे। कोई भी उसी स्थिति में नहीं बना रहेगा, सारे जो हैं उनकी सबकी स्थिति बदल जाएगी। अजय कुमार जी का आंसर नहीं आया है, लेकिन उन्होंने बोला है जी सर। इसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चन कर रहे हैं, सोल्यूशन भी कर रहे हैं। आई होप वो अब आगे क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे। चलिए सभी लोग देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा सेशन तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, है ना। होता है टाइम ये ऐसा होता है साथियों कि खाना, बहुत सारे बच्चे जो हैं स्टूडेंट अपना खाना बना रहे होंगे, कुछ लोग अपना बात कर रहे होंगे फैमिली वगैरह से, है ना, कुछ साथी लोग अपनी सोने की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो ये ऐसा टाइम होता है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि सारे लोग बने ही रहो आप ऑनलाइन, लेकिन अगर हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो बहुत सारे बच्चे जुड़े भी हैं हमसे और वो क्लास को देख भी रहे हैं, रिप्लाई भी दे रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ये जो है स्थान जो है पांचों का स्थान परिवर्तित हो गया। कोई भी मूल संख्या की तुलना में कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी स्थिति वही बनी रही हो, सारे की स्थिति बदल रही है। यानी कि आंसर इसमें कौन सा होगा? 5 आएगा, यानी कि पांचों अंक जो हैं, पांचों अंकों की स्थितियां परिवर्तित हो गई हैं, कोई भी अपनी पुनः स्थिति में नहीं आया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग, पहले से पढ़िए इसको फिर उसका रिप्लाई दीजिए। ये लीजिए पढ़िए क्वेश्चन, हम आपको पढ़ भी दे रहे हैं। लिखा है दी गई अक्षर श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। ये पूरा दिया गया है। इसको लिखा है उपरोक्त श्रृंखला में से ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक बाद कम से कम 2 व्यंजन आए हुए हैं। अब इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। बायो भी, हाँ बिल्कुल, बायो का तो अपना बहुत अच्छा लेवल चल रहा है। आप देखिए जो भी क्लासेस चल रही हैं, अभी देखिए हमारी एक दिन पहले मैराथन क्लास थी बायो की, आप देखिए उसका लेवल कितना अच्छा है, बहुत सारा व्यूज़ मिला है, बच्चों का बहुत सारा प्यार मिला है। तो मैम डॉक्टर पूनम जी से ये कहना है कि आप देखिए बायो का भी जो है हमारे जो चैनल है द स्मार्ट विजन क्लासेस, उसमें बायो के भी बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे लेवल का पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जुड़िए, आप देखिए क्लास देखिए, आप जाइए उसके उसमें जाइए, देखिए वीडियोस में कौन कौन से टाइप की वीडियो पढ़ी है। एक ग्रुप अलग से बना हुआ है, सब सब्जेक्ट के लिए अलग अलग ग्रुप है। लिखा है दी गई अच्छा श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिए। तो अगर देखिए ये तो आपको ऐसा लग रहा हो कि एकदम लिपा हुआ पास पास लिख रहा है, तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा दूर दूर लिख देते हैं जिससे चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए हम लिखे दे रहे हैं, क्या लिखा है के, क्या लिखा है IOXJ। वैसे इनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब पेपर में दिया जाएगा, यहाँ पे अपने पास में बहुत पास पास लिखा है, तो हम आपको ये अलग से लिख के दिखा रहे हैं। TRULEBACKJMN, ये दिया गया है। अब आपसे एक चीज ये पूछ रहा है कि उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक बाद कम से कम 2 व्यंजन आए। तो पहले तो बहुत सारे लोग स्वर, ये समझ लीजिए स्वर क्या होते हैं, वोवेल होते हैं, और कितने होते हैं? 5 होते हैं, AEIOU, ये हैं हमारे स्वर। ठीक है, बाकी सभी जितने भी अल्फाबेट होते हैं, बाकी इनको छोड़ के सारे व्यंजन होते हैं। तो अब ये कह रहा है कि ऐसे कितने श्रृंखला में स्वर हैं जिनके ठीक बाद कम से कम 2 व्यंजन दिए गए हैं। तो कैसे करोगे आप इसको? पहले तो देखो स्वर कौन सा आया, आई आया, यहाँ पे देखिए आई आया, ओ आया, ये दोनों ही स्वर हैं। आई के बाद स्वर आ गया, इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो हो गया गड़बड़ हो गया हमारा। ओ के बाद देखिए 2 व्यंजन हो गए, ये ओ लिखा है, ओ के बाद 2 व्यंजन कौन से हैं? एक तो एक्स हो गया, एक जे हो गया, यानी कि हमारा ये देखिए एक बन गया। ठीक है, ऐसे आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद क्या कह रहा है? ई के बाद देखिए टी भी आया, आर भी आया, ई भी हमारा क्या है? एक स्वर है। तो ई के बाद देखिए
ये ई है, इसके बाद टी भी आया, आर भी आया, यानी कि हमारा ये भी एक पार्ट बन गया, है ना। यानी स्वर के बाद दो व्यंजन आ गए। अब देखिए यू के बाद, देखिए यू भी एक हमारा क्या है, स्वर। स्वर के बाद देखिए एल आया, ई आया, यानी कि ये स्वर आ गया। तो यानी कि ये वाला जो है हमारा नहीं बन पाया, ये वाला पोर्शन जो है नहीं बन पाया। अब इसके बाद देखिए ई के बाद बी आ गया, ए आ गया, यानी इसके बाद भी नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि इसके बाद भी स्वर आ गया। अब देखिए ए के बाद, देखिए ए के बाद आया सी और के, तो ये बन गया हमारा। ई के बाद क्या हो गया, सी और के, ये भी बन गया, ये भी और ये भी, तो ये एक बन गया। अब देखिए जे एम एन, के बाद देखिए सी के बाद सारे ही देखिए ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन। तो हमारे कुल मिला के कितने ऐसे व्यंजन आए जिनके ठीक बाद कम से कम, ऐसे कितने स्वर आए जिनके ठीक बाद कम से कम दो व्यंजन आए हुए हैं। तो देखिए एक ये हो गया, तो गिनती करिए, एक ये आ गया और दो हो गए और तीन हो गए, यानी कि टोटल कितने हो गए, तीन हो गए, है ना। किसी ने आंसर दिया है क्या? नहीं दिया। अरे भाई अब ये तो इतने सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, इनके भी रिप्लाई नहीं आ रहे हैं, कैसे मजा आएगा। क्लास में हमें रिप्लाई चाहिए, जो लोग जुड़े हुए हैं हम सबका रिप्लाई चाह रहे हैं। गलत ही दीजिए, हमें कोई इशू नहीं है। आप एक बार गलत ही देंगे तो आप चीज़ों को और समझेंगे अच्छे से। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है, दिख रहा है कि नहीं? ऑप्शन में दे रखा है 3 2 1 4, तो हमारा आंसर क्या आया, 1 2 3। एक ये आ गया, 2 3, ये कुल मिला के कितने हो गए, 3 हो गए। यानी कि ऑप्शन हमारा ए जो है आंसर इसका होगा, ए आंसर, ए जो ऑप्शन होगा इसका आंसर होगा। आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इसने पूछा क्या है और आपको बताना क्या है। उसने ये पूछा था कि ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक बाद दो व्यंजन हैं, हाँ। तो हमने देख लिया स्वर तो हमारे ए ई आई ओ यू होते हैं। अब इनमें से कोई भी यहाँ पे आएगा तो उसके ठीक बाद अगर दो व्यंजन हैं तो उनको हमें उन स्वरों को देखना है, उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो वही हमने यहाँ पे किया। ओ के बाद दो आए, ई के बाद दो आए, फिर यहाँ पे ए के बाद दो आ गए, उसके बाद बाकी आप देख रहे हो बढ़ते चले जा रहे हैं। हमें तो यही निकालना था आंसर में, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्या दिया गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, यदि संख्या 3 1 2 7 5 8 4 8 के अंकों को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, बाएं से दाएं, ध्यान देना, बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो बाएं से पहले 3 अंकों का योगफल कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है और हम ये चाह रहे हैं कि इसका सारे लोग रिप्लाई दो, जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग इसका रिप्लाई दो। पहले तो संख्या को हम ठीक से यहाँ पे लिखते हैं। क्या लिखा है, 3 1 2 7 5 8 4 8, ये लिखा हुआ है। अब उसने बोला क्या है कि बाएं से दाएं अवरोही क्रम में लिखिए, तो इसका अवरोही क्रम क्या होगा। अवरोही क्रम क्या होता है, घटते क्रम में होता है ना। तो घटते क्रम में इसको लिखेंगे तो सबसे बड़े अंक हमारे कौन से हैं, तो आप कहोगे सबसे बड़े अंक जो है हमारे साथ, एक तो हो गया 8, फिर दूसरा बड़ा अंक क्या हो गया 8, फिर अब उसके बाद तीसरा कौन हो गया 7, 7 के बाद कोई है बड़ा तो आप कहोगे सर 5 हो गया, फिर कौन हो गया 4 हो गया, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इस तरीके से आपने ये संख्या लिख ली। अब उसने पूछा क्या है उसको देखिए, उसने ये कहा है कि अवरोही क्रम में हमने इसको व्यवस्थित कर दिया, ये अवरोही क्रम हो गया संख्या का। लेकिन ये कह रहा है तो बाएं से पहले 3 अंक, तो बायां हमारा ये है ना, और ये क्या है दायां। तो बाएं से पहले 3 अंक कौन से हैं हमारे, तो बाएं से जो पहले 3 अंक है साथियों वो ये हैं। तो इन तीनों का वो आपसे योगफल पूछ रहा है, यानी कि 8 + 8 + 7, तो आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 8 8 16 हो गया, और 16 4 20 हो गया, 3 कितना हो गया 23,
यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 23। आंसर में क्या 23 आ रहा है ऑप्शन में? ऑप्शन में देखिए ए 20 आ रहा है, बी 23 आ रहा है, सी 12, डी 6, यानी कि आपका आंसर जो आ जाएगा बी, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर रहेगा। ठीक है, किसी का भी रिप्लाई नहीं आ रहा है क्या? इतने टफ क्वेश्चन लग रहे हैं क्या सबको? इतने टफ तो क्वेश्चन नहीं है कि आप लोग रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, है ना? चलिए, हमें सभी का रिप्लाई चाहिए, सारे लोग रिप्लाई दीजिए। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि कैसे इसको करना है क्वेश्चन को। हमें ये ध्यान देना है अवरोही क्रम क्या होता है, घटता हुआ क्रम, और अब आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम क्या है, जो बड़े अंक होंगे वो पहले आएंगे, फिर उसके बाद छोटे, उससे छोटे, उससे छोटे, इस तरीके से आएगा। उसके बाद बायां ये दिशा है, दायां ये दिशा है, तो बाएं से वो 3 बोल रहा है। तो पहले 3 अंक कितने हो गए, 8, 8 और 7, इन तीनों को हमने जोड़ दिया तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 23। और 23 हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी। तो वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको बहुत आया है। हमने आपको बोला ना, अभी जो आपका टाइप चल रहा है वो यही चल रहा है, अभी आपका टाइप चेंज नहीं हुआ है। कहने का मतलब जो क्रम व्यवस्थीकरण है, या कह सकते हो सिटिंग अरेंजमेंट है, वही ये प्रोसेस चल रहा है। सिटिंग अरेंजमेंट के ही ये सारे टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। उनमें से किस किस तरीके के क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से बन सकते हैं, वही सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? लिखा हुआ है 6 डिब्बे हैं। कितने? 6 डिब्बे हैं। JKLMNO, एक के ऊपर एक करके रखे हुए हैं। तो पहले तो हम डिब्बे ही बना लेते हैं। कितने बनाने हैं हमें? 6 डिब्बे बनाने हैं। तो हमने क्या किया, यहां से इस तरीके से हमने बना लिया, और उसके बाद क्या किया, कितने टोटल बनाने हैं हमें? 6 बनाने हैं। तो हमने क्या किया, 1 2 3 4, कितने हो गए डब्बे? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डब्बे हो गए कि नहीं? तो यहां से हमने क्या किया, इन 6 डब्बों को बनाया। तो पहला ये हो गया। अब कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, नाम अभी हमने नहीं लिखा है, लेकिन ये 1 2 3 4 5 6, ये टोटल हमारे डब्बे हो गए। इन 6 डब्बों में ये पूछ रहा है आपको किस तरीके का क्रम रखा हुआ है, कौन डब्बा ऊपर है कौन नीचे है, ये वो आपको पूछना चाह रहा है। वो लिखा है इतने सारे डब्बे हैं, कौन, JKLMNO हैं, एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। पॉइंट उसने बता दिया कि आप ये ना सोचना कि J ऊपर हो गया, K आया फिर L आया, या M आया फिर N आया फिर O आ गया, तो ये उसका क्रम नहीं है। क्रम इसका किस तरह से है, अब इसको आगे पढ़ेंगे तब हमें इसका क्रम समझ में आएगा कि वो किस क्रम में रखे गए हैं। तो क्रम कैसे निकालेंगे, लिखा है कि J को N के ठीक ऊपर रखा गया है। J को N के ऊपर रखा गया, यानी कि J ऊपर रहेगा N नीचे रहेगा। इतना आपने अभी पहला स्टेटमेंट पढ़ा, आपको ये जानकारी मिली, आपने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद क्या कह रहा है, K और O के बीच में केवल एक डब्बा है। तो K अगर कहीं पे है और O है तो उनके बीच में एक डब्बा और है भाई, ये ध्यान देना। ठीक है, ऐसे लिख दिया। दूसरा आपने स्टेटमेंट पढ़ के ये लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा, तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सबसे नीचे वाला डिब्बा है। लिखा K और O के बीच में केवल एक डिब्बा रखा गया है, सबसे नीचे वाला डिब्बा है और M सबसे ऊपर वाला डिब्बा है। अब कौन सा सबसे आई लिखा है क्या? नहीं, इसमें कुछ तो मिसिंग है, देख लेते हैं जरा क्या कुछ मिसिंग है। O सबसे नीचे वाला डिब्बा है और M सबसे ऊपर वाला डिब्बा है। यहाँ पे क्या लिखा है, एक चीज मिसिंग थी, उसको संभाल लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा। अब आपको हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि O जो है, O यहाँ पे O जो है सबसे नीचे वाला डिब्बा है और M सबसे ऊपर वाला डिब्बा है। तो एक पॉइंट तो उसने यहाँ पे हमें बहुत सारी पॉइंट में से एक कुछ पॉइंट उसने बता दिया कि M क्या है, O जो है सबसे नीचे वाला है। तो आपने देखिए ये डिब्बा कौन सा है, O है, और ये डिब्बा कौन सा है, सबसे ऊपर वाला डब्बा कौन सा है, M सबसे ऊपर वाला। तो M ये वाला डब्बा है, ये M वाला डब्बा है। हमने यहाँ पे इतना लिख लिया। अब देखिए आगे क्या है,
अब एम के ठीक नीचे कौन सा डिब्बा रखा गया है ये आपसे वो पूछ रहा है। अब देखो यहां से आप निकाल लोगे, लिखा के और ओ के बीच में, तो के हमारा जब यहाँ पे देखो के और ओ के बीच में एक डब्बा है तो के हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इसके बीच में एक डब्बा है, लिखा जे और एन, लिखा है ना जे, लिखा है, इसको पहले पढ़ लो, जे को एन के ठीक ऊपर रखा गया है। तो देखिए जे को एन के ठीक ऊपर रखा गया यानी कि जे यहाँ पे हो जाएगा आपका, एन यहाँ हो जाएगा। तो जे को एन के ऊपर रखा गया है, ठीक, तो ये हो गया। अब एक ही बचा है ना, कौन सा बचा है, जे के एल बचा है, तो एल हमारा यहाँ पे आ जाएगा 5वें नंबर पे। इस तरीके से हमने देखिए सारे डब्बों को अपने क्रम में व्यवस्थित कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, ये क्रम है, ये सारा क्रम है। अब इसमें देखो पूछा क्या गया है, लिखा एम के ठीक नीचे कौन सा डब्बा है। अब देखिए एम आपको कहाँ मिला है, ये मिला, तो एम के ठीक नीचे कौन सा डब्बा है, जे है, रखा गया है ना। एम के ठीक नीचे कौन सा डब्बा है भाई, जे है, वो देख लीजिए, एम के ठीक नीचे जो है डब्बा है जे। तो जे देखिए ऑप्शन में कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। किसी का भी यार रिप्लाई नहीं आ रहा है, लग रहा है सभी को ये टफ लग रहा है, या फिर समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, और या फिर उनका मन नहीं कर रहा है कि रिप्लाई दें। अरे कोई और भी बात कर सकते हो, और रिप्लाई में आंसर नहीं आ रहा है तो कुछ भी पूछ सकते हो आप। चलिए, लिखा है 6 डब्बे जे के एल एम एन वो एक के ऊपर एक रखे गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमने डब्बे 6 बना लिए पहले, और उसके बाद उनका क्रम निर्धारित करने के लिए हमने स्टेटमेंट पढ़ते गए। पहले तो देखो हम यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, स्टेटमेंट में हम वही चीजें लिखेंगे जो पहले फिक्स होंगी। हमने यहाँ पे देखो पहला स्टेटमेंट जो दिया गया था हमने उसको अलग से देखिए नोट डाउन किया था यहाँ, और दूसरा स्टेटमेंट को अलग से यहाँ नोट डाउन किया था। हमने यहाँ पे कहीं लिखा था क्या, नहीं। लेकिन जब उसने ये लिख दिया कि ओ सबसे नीचे वाला डब्बा है, एम सबसे ऊपर वाला डब्बा है, तो हमने यहाँ पे उनको नोट डाउन कर दिया, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे बाकी स्टेटमेंट यहाँ पे प्रूफ हो जा रहे हैं, और हमने उनको कर दिया। डार्क डेविल करके है IERTN, गुड। शिवम सिंह सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है शिवम सिंह। अगर आपको लगता है कि आप मेरा पढ़ाना हुआ आपको अच्छा लगता है, देखो मेरा एक मकसद है कि आपको जो भी चीज़ें समझाएं वो पूरी तरीके से समझ में आए। मेरा ये मकसद नहीं है कि हम आपको जल्दी जल्दी बढ़ा के 100 से ज़्यादा क्वेश्चन करवा दें, लेकिन उसका क्या फ़ायदा जब आपको चीज़ें ही ना समझ में आए। देखिए यहाँ पे आप केवल पढ़ने नहीं आए हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने आए। ये मकसद केवल इतना है कि आपको जितने भी अलग तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे तरीके के क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएँ, वो मकसद है। और वही मकसद को हम पूरा करने के लिए इस तरीके की क्लास ले रहे हैं। मैराथन नाम जरूर है, मेरा मेन टारगेट ये नहीं है कि आज हमें 100 क्वेश्चन कराने की 50 कराने। मेरा मेन टारगेट ये है कि मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊं वो सारे आपको समझ में आए बस। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लिखा है उसको पढ़िए और समझिए, फिर आप उसका रिप्लाई दीजिए। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, आई होप आपको ये पूरा बोर्ड में आ पा रहा हो। डार्क डेविल लिख रखा है कि सर जब मैं सोने जाता हूं तो पढ़ाई की चिंता, और जब पढ़ने जाता हूं तो नींद लगती है, सर प्लीज कुछ बताइए। साथ ही देखिए मैं आपको केवल इतना कहूंगा कि आपको अगर ये लग रहा है, आप पहले ये देखिए कि आप पढ़ना क्यों चाह रहे हैं, है ना। तो पढ़ना इसलिए चाह रहे होंगे कि आप आगे सफल हों। सोना क्यों चाह रहे हैं, कि आपको नींद आ रही है। देखो सोना भी बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि सोना नहीं जरूरी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर आपका पढ़ने में मन लग रहा है तो आप पढ़िए, अगर नहीं मन कर रहा है तो आप ये मन में सोच लीजिए कि अभी हमें सोना है, लेकिन हम जितनी जल्दी अपनी नींद कंप्लीट करें उसके बाद जब हम उठें तो फ्रेश माइंड होके पढ़ें। तो ये एक आप अपना वो बनाइए, लक्ष्य बनाइए, या तो फिर एक टाइम निश्चित कर लीजिए टाइम टेबल में कि हमें कितने बजे सोना है या कितने बजे जगना है, उसका टाइम फिक्स कर लीजिए। तो अपने आप ही जब आपकी लिमिट बन जाएगी चीज़ों की, तो आपका गलत या आपका ये मन ही नहीं करेगा कि अब हम ना सोएं या अब हम पढ़ें, है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप पढ़ रहे हो तो बहुत ज़्यादा पढ़ने में मन लगता है, तो उस सिचुएशन में अगर मन लग रहा है आपको पढ़ने में तो पढ़ते रहें, है ना। एक टारगेट बनाइए कि आप 6 घंटे सो रहे हैं तो 6 घंटे आपको डेली सोना है, क्योंकि अगर आप सोएंगे नहीं तो आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो नींद भी प्रॉपर लेना जरूरी है,
लेकिन जो 6 घंटे का आपका टारगेट है उससे ज़्यादा आपको नहीं सोना है। तो वो चाहे आप 9 से लेके सो लीजिए 6 घंटे, या फिर 12 से 6 घंटे 6 बजे तक सो लीजिए, या 10 से ले लीजिए, वो जैसा भी आप करना है ना। पढ़ाई की चिंता है, बहुत अच्छी बात है। अरे पढ़ाई की अगर चिंता है तो आपको सच में नींद नहीं भी आएगी, है ना। तो पढ़िए फिर आप, और क्या। चिंता करने से थोड़ी होगा, पढ़ने से ही होगा। फिर चिंता है अगर उस चीज का, तो चिंता का समाधान करिए ना आप। समाधान यही है कि अगर आपको जिस सब्जेक्ट की चिंता है या जिस टॉपिक की चिंता, उसको पढ़ के पहले खत्म ही कर दीजिए, बाद में सोइए। और अगर नींद ही आ रही है तो पहले नींद ही पूरी कर लीजिए। दोनों में से एक ही विकल्प है आपके लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है ये FRANC के शब्द में अक्षरों को ऐसे कितने युग्म हैं जो आगे और पीछे दोनों दिशाओं में हैं, और जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं। ये ध्यान दीजिएगा, लिखा क्या है पहले देखिए, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन को, उसको समझने की कोशिश करिए। पहले हम यहाँ पे ये अलग से लिख दे रहे हैं, जिसको आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपको यहाँ पे समझ में आए। लिखा क्या है, FRANC। साथियों आपको हम बता दें कि जब भी हम पढ़ाने आते हैं रात की क्लास, तो मैं खाना खा के नहीं आता हूँ, क्योंकि अगर खाना खा के आएंगे नींद सी आएगी, बीच में क्लास छोड़नी पड़ेगी या लगेगा नींद सी आने लगी। तो उस सिचुएशन पे आप बहुत ज़्यादा कुछ ना खाइए, थोड़ा बहुत खा लीजिए अगर पढ़ना है। और पढ़ने के देखिए, खाने के बाद पढ़ाई करना थोड़ा कठिन हो जाता है, आपको अपने आप नींद आएगी। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या करिए, खाने से पहले या पढ़ रहे हैं तो उससे पहले बहुत हल्का खाइए। फिर उसके बाद अगर खाना खा लिया है तो नींद आ रही तो सो जाइए फिर। ठीक है, चलिए ये हमने लिख दिया है। इसमें क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है आप देखिए, और इसका रिप्लाई चाहिए हमें। क्या किसी का रिप्लाई आया? सर क्लास सुबह कर दीजिए, कोशिश रहेगी। देखिए मेरी क्लासेस क्या है ना साथी, देखिए दिन में मेरी क्लास रहती है अलग, मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचर भी हूँ, तो वहाँ पे जाना पड़ता है। तो दिन की क्लास जो है हम लोगों की तो फिक्स हो गई। अब रही बात ये कि ये मैराथन क्लास चल रही है, तो मैराथन क्लास में टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। तो लगातार स्टूडियो में 3-4 घंटे की क्लास जो है हमें शाम को ही समय मिल पाता है। तो जब ये रीजनिंग की क्लास जो है मैराथन की ख़त्म हो जाएंगी, 2-3 क्लास और बची हुई हैं, उसके बाद से साथियों जो ये क्लास रहेगी आपकी रीजनिंग की, कोशिश ये की जाएगी कि शाम को रहे, और कोशिश ये रहेगी 4 के बाद रहे और 7 से पहले रहे। ठीक है जी, बिल्कुल कोशिश यही रहेगी कि क्लास जितनी जल्दी से जल्दी हो। चलिए यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ये शब्द लिखा हुआ है, इसके अक्षरों में ऐसे कितने युग्म हैं जो आगे और पीछे दोनों दिशाओं में हैं, जिनमें से प्रत्येक के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में है। इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोगों को तरीका देखो क्या अपनाना पड़ता है। वो कह रहा है कि जैसे अब आप देखिए यहाँ से पढ़ना पहले स्टार्ट करते हैं, जैसे एफ लिखा हुआ है, ऐप से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ऐप से देखिए यहाँ पे तो कुछ है नहीं, यहाँ तो खाली है, तो इसके आगे क्या लिखेंगे, एफ के बाद क्या आता है, जी आता है, जी के बाद क्या आता है, एच आता है, आई आता है, जे आता है, के आता है। तो देखिए के जो है अंग्रेजी वर्णमाला में बिल्कुल एफ के उतनी ही डिस्टेंस पे है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बीच इतने अक्षर थे, 1 2 3 4, और उतने ही यहाँ पे जो ये शब्द दिया गया उसके अंदर भी हैं। तो एक युग्म तो हमारा ये बन जाएगा कि एफ से के बीच में वही हमें युग्म मिल रहा है। दूसरा देखिए, अब यहाँ से इसके आगे तो नहीं जा सकते, वो कह रहा है दोनों दिशाओं में आगे और पीछे, लेकिन आप देखिए आगे इसके था नहीं, पीछे इसके था, तो हमने कर दिया। अब देखिए इसके आगे देख लीजिए, एफ है, आर के बाद एफ आता नहीं आता, आर के बाद क्या आता है, STUV, नहीं मिला कुछ हमें, यानी देखो आर के बाद क्या आता है, आर के बाद जो आता है वो आप देख लीजिए यहाँ पे। अब देखिए ए के बाद क्या आता है, ए के बाद बी आता है, सी आता है, कुछ मिला नहीं मिला। यहाँ पे देखिए ए के बाद बी सी, तो ये मिल गया। ए के बाद क्या आता है, बी आता है, फिर सी आता है।
तो यानी कि एक युग्म जो हमारा है ये बन गया। देखो ए और सी के बीच में उतने ही शब्द हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। ए और सी के बीच में क्या होता है, केवल एक होता है बी, तो उतना ही यहाँ पे देखिए एक यहाँ है। अब उसके बाद देखिए एन पे चलिए, एन पे चलते हैं, एन के बाद आता है ओ पी, इधर भी चलिए एन के बाद आता है ओ पी क्यू, नहीं कुछ आया, यानी कि एन के बाद भी कुछ नहीं। अब सी से चलिए, सी के बाद डी आता है तो यहाँ पे नहीं है, सी के बाद डी ई एफ जी, यानी कि अगर ये एफ यहाँ होता तो यहाँ पे ये बन जाता है एक युग्म, लेकिन यहाँ पे नहीं है। इसके बाद आते हैं के के बाद देखिए इधर कुछ नहीं है, के बाद देखिए जे के, एल एम एन ओ पी, कुछ नहीं बन रहा है युग्म, यानी कि केवल एक युग्म ये बन पा रहा है और दूसरा युग्म ये बन पा रहा है, यानी कि टोटल कुल मिला के कितने युग्म बन रहे हैं, 2, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, बी। तो ये पूछ रहा है कि उतने ही वर्णमाला में उनके बीच अक्षर हैं जितने कि यहाँ पे हैं। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन देखिए बहुत सारी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये देखिए टीजीटी में भी पूछा गया है, पीजीटी में भी आया हुआ है ना, और साथ में डीएसएसबी में तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेट जेआरएफ का तो ये फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है इस तरीके के क्वेश्चन, और ये घुमाने वाले भी क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे बच्चे छोड़ आते हैं। और देखिए रेलवे में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलवे के साथ साथ आप देखिए अगर कोई यूपीएसआई या इन सब की भी तैयारी कर रहा है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग तो आप देखिए साथियों, रीजनिंग में ऐसे टॉपिक हैं जो हर जगह पूछे जाते हैं। एक बार रीजनिंग आप कहीं पे भी पढ़ेंगे, किसी भी टीचर से पढ़ लेंगे पूरी अच्छी तरीके से, तो वो आपको साथी सारी जगह फायदा करेगी, है ना। जैसे कि ये एक ऐसी दवा है जो आपके दर्द में, सर दर्द में, बदन दर्द में, फीवर में, सब में काम आने वाली दवा, जैसे पैरासीटामोल है, उसी तरीके से ये रीजनिंग है। आपको एक बार पढ़ लीजिए, उसका कोई भी एग्जाम दीजिए, सब में उसी तरीके की लेवल की आपको रीजनिंग मिलेगी। लेवल थोड़ा अप डाउन हो सकता है, जैसे कि पैरासीटामोल का आप देख रहे हो 400 mg की भी होती है, 600 भी, 650 mg की भी होती है। तो जैसा फीवर होता है उस हिसाब से उसकी खुराक दी जाती है, उसकी क्वांटिटी दी जाती है ना। ऐसे ही लेवल यहाँ पे भी है। चलिए आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से जो हमारे बने अक्षर कितने आए वो हमने आपको यहाँ करके दिखा दिए। जो लोग अभी जुड़े हैं उसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद इसका रिप्लाई देंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और साथियों इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे इतने सिंपल सारे क्वेश्चन जो है गलत करके आ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है, जैसे क्वेश्चन में लिखा गया है, दिए गए विकल्पों में से उस एक विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अब देखिए हमें अब इतने लोग जुड़े हुए हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं क्या रिप्लाई आता है, किसका क्या रिप्लाई आता है और कितना सही आता है। देखिए और आंसर बताइए इसका। साथ ही देख जब जैसे ये टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर हम लोग अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। लेकिन जब तक ये टॉपिक चल रहा है तब तक आपके जितने भी क्वेश्चन इसके अंतर्गत आएंगे वो सारे आपको बताने पड़ेंगे। लिखा गया है, दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। जैसे लिखा है, नंबर 1 लिखा है पेंट, नंबर 2 लिखा है योजना, नंबर 3 लिखा है फर्नेस, नंबर 4 लिखा है बनाना, नंबर 5 है रहना। तो ये आपसे कह रहा है कि हम इनको किस क्रम में व्यवस्थित करें कि एक क्या बन जाए, एक सार्थक शब्द बन जाए या सार्थक वाक्य बन जाए, है ना। तो कैसे, देखो आपको लिखा है कि सबसे पहले देखो आपको पेंट करना है, ये कह रहा पेंट करना है, फर्नेस करना है ना। तो जब पहले पेंट करेंगे तभी फर्नेस होगा, लेकिन उससे पहले हमें योजना बनाना पड़ेगा, तभी हम रह पाएंगे उस क्षेत्र में, है ना। जैसे लिखोगे तो आप देखोगे पहले क्या आएगा, योजना आ जाएगा, ठीक है। दूसरे में क्या आ जाएगा, बनाना आ जाएगा, योजना बनाना, ठीक है। फिर उसके बाद पेंट, फिर क्या आ जाएगा, फर्नेस आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, रहना आ जाएगा। लास्ट में ही तो रहोगे भाई, यही प्रोसेस रहेगा कि नहीं बताइए, देख लीजिए उसके बाद रिप्लाई दीजिए, है ना। तो सार्थक शब्द हमारा क्या आ जाएगा, योजना। देखो नंबरिंग जो है वही सार्थक होगा उसके लिए। तो योजना के लिए दूसरा पॉइंट था 2, ठीक। फिर उसके बाद बनाना किस पे था, 4 पे था। फिर पेंट कितने पे था, 1 पे था। फर्नेस कितने पे था, 3 पे था। और रहना कितने पे था, 5 पे।
इस तरीके से आप देख लो सीरियल 2 4 1 3 5, क्या लिखा है 2 4 1 3 5। अब ये 2 4 1 3 5 जहां पे भी आ रहा है वही हमारा इसका आंसर होगा। अब देख लीजिए 2 4 1 3 5 है ना, 2 4 1 3 5, तो देखिए ऑप्शन डी जो है हमारा सही आ रहा है। क्या आ रहा है, ऑप्शन डी में दे रखा है 2 4 1 3 5, और यहां पे भी हमारा क्या आ रहा है 2 4 1 3 5, तो यही हमारा ऑप्शन डी जो रहेगा इसका सही आंसर रहेगा। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब भर भर के पूछे जाते हैं कि आपको ये दे दिए जाते हैं पॉइंट 1 2 3 4 5 करके, और इनको आपको ऑर्डर में लगाना पड़ता है। तो आप देखिए पहले हम लोग योजना बनाएंगे, फिर उसके बाद पेंट करेंगे, फिर फर्नेस हो जाएगा, तब हम रहेंगे, है ना। तो ये सीरियल आपका यही ऐसा रहेगा। देखिए लोग जुड़े भी हैं, रिप्लाई नहीं आ रहा है साथियों, रिप्लाई चाहिए हमें सभी से, है ना, इनका क्वेश्चन का रिप्लाई जरूरी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पढ़िए, और आप सभी से अब हम इसका रिप्लाई मांगेंगे। अब हम इसको नहीं कर रहे हैं, पहले आप ही करिए। क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं जिससे आपको कंफर्मेशन हो जाए। लिखा है निम्नलिखित को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। क्या लिखा हुआ है, रोग लिखा है, उपचार लिखा है, संक्रमण लिखा है, स्वास्थ्य लाभ लिखा है, रोग निदान लिखा है। ये लिखा हुआ है, आप सभी को बताना है कौन सा इसका क्रम रहेगा। ABCDE लिखा हुआ है, आप किस क्रम में इसको व्यवस्थित करेंगे, क्या पहले आएगा वो आप बताइए। किसी का रिप्लाई नहीं आया है, हमें रिप्लाई चाहिए सभी से, कोई तो हो इसका आंसर बताए। बताइए, हमें इसका आंसर चाहिए। आप सारे लोग जुड़े हुए हैं, रिप्लाई दीजिए इसका। चलिए देख लेते हैं, हम आपको बताते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सबसे पहले देखिए कोई रोग होगा तो उसके लिए सबसे पहले क्या होगा, संक्रमण होगा कि नहीं होगा। कोई रोग जो होता है किससे होता है, संक्रमण से ही होता है। पहले क्या होगा, संक्रमण, फिर उसके बाद जब संक्रमण हो जाएगा तो फिर रोग होगा, और रोग होगा तो रोग का निदान हमें सोचना पड़ेगा, है ना। रोग का क्या होगा, निदान करना पड़ेगा, तो रोग का निदान होगा, और रोग का निदान जब होगा तो हमें क्या होगा, तो रोग का निदान हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, उपचार हो जाएगा। जब उपचार हो जाएगा तो हमें क्या होगा, जब उपचार हो गया तो हमें क्या मिल गया, स्वास्थ्य लाभ मिल गया। यही तो होगा। देखिए कोई और भी इसका आंसर दे रहा है क्या, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा आप भी बताइए, है ना। तो अब देखिए इसका सीरियल क्या बनेगा, पहला क्या आया, संक्रमण, संक्रमण कितने पे था, सी पे, तो सी से कहां गया, रोग कहां पे था, ए पे था, सी से ए। अब ए से रोग निदान कहां पे था, तो रोग निदान आपको कहां पे मिला, ई पे मिला, ई आया। ई से फिर उपचार गया, उपचार कहां मिला, उपचार कहां पे आया भैया, उपचार है बी नंबर पे, बी आ गया। बी के बाद स्वास्थ्य लाभ है, स्वास्थ्य लाभ कितने नंबर पे था, डी नंबर पे। तो आप देखिए क्या यही सीरियल आपको किसी ऑप्शन में मिल रहा है, CAEBD, CAEBD जहां पे आपको मिल रहा है वही सही होगा। CA, देखो CAEBD पहला ही ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल सत्य होगा, और बाकी वाले असत्य हो जाएंगे। तो ए नंबर जो ऑप्शन है हमारा कैसा होगा, सत्य। आई होप ये आपको क्वेश्चन इस तरीके के समझ में आ रहे होंगे, और ये सार्थक क्रम में व्यवस्थित करने का मतलब यही होता है कि आगे की प्रोसेस क्या रहेगी। जैसे पहले अगर संक्रमण होगा तो संक्रमण के बाद ही साथियों, पहले संक्रमण होता है बॉडी में, तब रोग बनता है, और जब रोग होता है तो रोग का निदान के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर क्या करता है, उसका उपचार करता है। जब उपचार डॉक्टर करता है तो हमें उसका स्वास्थ्य का लाभ होता है, यानी कि हमें उपचार से, जब उपचार करता है तो हम स्वस्थ हो जाते हैं, यानी कि हमें स्वस्थ लाभ या स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा सीरियल रहेगा। इसी सीरियल का इस तरीके से हम सार्थक क्रम में इस चीज को व्यवस्थित कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन क्या दिया गया है, अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन साथी दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों को यदि अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा ऐसा शब्द जो है अंत में आएगा। और शब्द कौन कौन से दिए गए हैं, लिखा है कीप, दूसरा लिखा है किंग, तीसरा लिखा है कीन, फिर काइट, फिर नाइट। तो अब यहाँ पे एक चीज देखिए, वो ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से इसको लिखें, हम व्यवस्थित करें, है ना। तो कि सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, तो उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द अंत में आएगा। तो पहले तो हमें देखिए पहले पे कौन सा आएगा, तो देखिए KEE है ना, यहाँ KEE। अब देखो के बाद ई जो है, देखो यहाँ पे के तो सब में कॉमन है ना, लेकिन जो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले ई आता है और यहाँ पे आई बाद में आता है, आई बाद में आता है, एन बाद में आता है। तो ई वाले दो शब्द हैं, कीप है, कीन है। तो हमें कौन सा सबसे पहले आएगा, अब देखिए एन पहले आएगा कि पी पहले आएगा, है ना, एन पहले आएगा ना, तो कीन पहले आ गया, पहले कीन आ गया, ठीक। उसके बाद कौन आया, फिर कीप आया। अब बताइए क्या आएगा, पहला कीन आया, फिर कीप आया। अब उसके बाद देखिए तीनों में आई सबसे पहले आता है, तो KIN है, यहाँ KIT है, तो यहाँ पे MNO यानी कि एन पहले आएगा, यानी कि किंग पहले आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कौन आएगा पहले, फिर काइट आ जाएगा। इसके बाद आएगा नाइट, KNIGHT। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कौन पहले आएगा, कौन लास्ट में आएगा। इसी सीरियल में ये सारे रहेंगे। तो हमारा सबसे लास्ट में जो आएगा वो पूछ रहा है कौन सा शब्द जो है अंत में आएगा। तो अंत में आने वाला शब्द हमारा कौन सा रहेगा साथी, तो अंत में आने वाला शब्द जो रहेगा हमारा ये वाला रहेगा, तो ये नाइट जो रहेगा हमारा अंत में आने वाला शब्द रहेगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका एकदम सत्य हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है हमारा, ऑप्शन सी नाइट, इसका आंसर सही होगा। किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है, हमें रिप्लाई चाहिए सभी लोग। क्या हो गया, अभी क्या अभी से सो गए आप लोग, 11 बजे तो नहीं सो जाते सारे लोग। और मैराथन क्लास वैसे भी आपको देखने में इंटरेस्ट रहता है, टॉपिक भी बहुत अच्छे अच्छे आपको कवर हो रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि आगे कोई क्वेश्चन है, नहीं तो नया टॉपिक होगा तो हम नया टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। देखिए आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है, कैलेंडर और घड़ी का, है ना। तो ये कैलेंडर और घड़ी का टॉपिक है। पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ जितने लोग साथी जुड़े हुए हों कि ये कैलेंडर और घड़ी का जो टॉपिक है आपका नेक्स्ट क्लास में आपको चलेगा। नेक्स्ट क्लास जो है रहेगी आपकी कल रहेगी और परसों भी, संडे को भी मैराथन क्लास रहेगी। तो इन 2 क्लासों में जो आपके बचे हुए टॉपिक हैं उनको कंप्लीट करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। साथियों अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इस चैनल में आप देख रहे होंगे साथियों बहुत ही कम समय में इस चैनल ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है। बहुत सारे बच्चों को ये चैनल पसंद आ रहा है। बहुत सारे टीचर इसमें हाईली एजुकेटेड टीचर है, बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट के साथ आपके क्लास में आपको टॉपिक प्रोवाइड करवा रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहे हैं। साथियों ऐसे सारे टीचर, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास आपको 6-6, 5-5, 10-10 साल का एक्सपीरियंस ना हो। तो बहुत सारा एक्सपीरियंस के साथ आपको ये नॉलेज दी जा रही है। मेरी यही इच्छा है कि आप सभी लोग, अगर जो लोग इसके नीडी हों या जिनको आवश्यकता है, जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम की, उन सभी के सामने ये चैनल आपको ज़रूर शेयर करना है। उन सभी लोगों तक हमारी ये आपसे अनुबंध है या निवेदन है कि उन सब तक आप इस चैनल को ज़रूर पहुंचाएं, जिससे किसी ना किसी लोगों का भला हो जाए। आप साथी देख रहे होंगे कि इसमें जितने भी अभी तक बैच लॉन्च किए गए हैं सारा ही फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके लिए भी आपको 1 रुपये की कोई फीस नहीं ली जा रही है। तो जब आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो रही हैं तो साथियों इतना आप क्यों इस चीज़ को वो कर रहे हैं। आप देखिए हर चीज़ जो है आपको सिस्टमेटिक वे में मिल रही है। और ये हमारा जो स्मार्ट विजन जो प्लेटफॉर्म है इसका मेन मकसद यही है कि पहले उसे कमाना नहीं है। इस चैनल के अंतर्गत जो हमारे भैया इन्वेस्टर हैं, मैं उनका ये कहना है कि मुझे पहले पैसा नहीं चाहिए। जब हमारे बच्चे यहाँ सिलेक्ट हो जाएंगे टीचिंग एग्ज़ाम में, जो सिलेक्शन मिलेगी उसकी सफलता जो आएगी उन लोगों को मिलेगी, तो साथियों उसके बाद तो हमारा चैनल खुद ब खुद अपने आप ग्रोथ करेगा।
और ग्रो करेगा तो उसके बाद तो सफलता, देखिए आज नहीं तो कल हम लोग तो इस चैनल से कमाएंगे ही, लेकिन जो आपको प्रॉफिट जो आज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है क्लास, हो सकता है कल वो आपके लिए फ्री ना रहें, लेकिन जब तक ये आपको फ्री मिल रही है तो आप उनका भरपूर लाभ उठाइए, सभी को शेयर करिए, सभी को साथ में जोड़िए। और कोशिश ये रहेगी जितने साथी लोग हमारे शुरुआत में जुड़े हुए हैं और जिन लोगों ने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया है किसी भी फ्री क्लास में, जब तक वो किसी एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर जाते हैं या उस एग्जाम में क्वालिफाई नहीं करते हैं, तब तक आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट उस चैनल के अंतर्गत या उस जो प्रॉपर सब्जेक्ट जो बन रखा है उसके अंतर्गत आप फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ते रहेंगे। साथियों प्रॉपर वे में आपको सारी क्लासेस दी जा रही हैं। तो साथियों बस आपसे यही अनुबंध है, निवेदन है कि अगर चैनल पसंद आता है तो अपने साथियों में शेयर भी करिए, और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अधिक से अधिक लोगों को आप ये चैनल शेयर करिए, सबसे कहिए सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा लगता है तो क्लासेस आप रेगुलर देखिए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।